हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस, पिछले एक हफ्ते से मेरी तबीयत काफी खराब है, इसी वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही। और अगर आप लोग को मेरी वॉइस खराब आ रही हो तो 2-4 वीडियो तक मैनेज कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जेयुन बताता है जैकी रियलिटी में एक डॉग है। ये बात सुन के लुओ काय काफी शौक रह गया होता है और कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। लुओ काय को इतना परेशान देख के जेयुन बोलता है मुझे कुछ काम है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम देखते हैं लुओ वूमिंग को, जो कि बोलता है लुओ काय क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लुओ काय उसके पीछे पीछे जाने लगता है और बोलता है आखिर तुम्हारे साथ के पास और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद हमें लुओ वूमिंग के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है। लुओ वूमिंग ने लुओ काय के लिए एक पिल निकाल के दी होती है। लुओ काय बोलता है आखिर ये पिल क्या है, कहीं इसके अंदर पॉइजन तो नहीं। लुओ वूमिंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर इसके अंदर पॉइजन होता तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं देता, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। ये एक एनलाइटमेंट पिल है जो कि तुमने शायद से आज से पहले देखी होगी। लुओ काय बोलता है क्या तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। लुओ वूमिंग बोलता है एक बार ट्राई करके देखो, फिर तुम मेरी बात मान जाओगे। ऐसे ही लुओ काय उस पिल को खाता है, वो काफी शौक रह गया होता है। लुओ काय वहीं पे बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। 20 मिनट बाद लुओ काय वापस से उठता है और वो काफी खुश होता है। लुओ वूमिंग बोलता है मैंने कहा था ना ये काफी बढ़िया पिल है, ये सारी पिल भी हमको जेयुन ने प्रोवाइड करी है। लेकिन काफी अजीब बात ये है कि उसने 70 पिल हमको दी, वहीं 20 पिल अपने डॉग के लिए रख दी। और तुम्हें पता है ओल्ड सिया ने स्टार सोल सेट को ज्वाइन कर लिया, इस वजह से जेयुन ने उसको 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब दी है। वहीं बात की जाए ओल्ड बाय की, जिसको मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए भेजा गया था, तो स्टार सोल सेट के अंदर आके बस चुका है और वहां से आने को तैयार नहीं। तभी हम देखते हैं लुओ काय पीछे की तरफ घूम जाता है और वापस जाने लगता है। लुओ वूमिंग बोलता है अभी तक मैंने ड्रिंक भी नहीं किया, तो आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। लुओ काय बोलता है आखिर यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए क्या बचा है। देखते हैं लुओ काय वहाँ पे काफी चिढ़ रहा होता है। लुओ वूमिंग बोलता है हम तो बस यहाँ पे बात कर रहे हैं, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। लुओ काय बोलता है मैं इस दुनिया के अंदर बिल्कुल अकेला हूँ, मैं छोड़कर मेरी कोई फैमिली भी नहीं है, मैंने यहाँ पे शादी कर ली होती तो मैं भी तुम्हारी तरह बेटी होती। लुओ वूमिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हूँ, तुम्हें यहाँ पे अकेला फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लुओ काय बोलता है यही वजह है कि मैं स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ, कि मैं वहाँ का एक एल्डर बन जाऊँ और मेरे पास भी एक घर हो। उसके बाद हम देखते हैं लुओ काय काफी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। लुओ वूमिंग बोलता है इसका मतलब तुम भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है। लुओ काय फटाफट से वापस आओ। लुओ वूमिंग चिढ़ते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे किसने बोला था कि वो कोई भी सेट को ज्वाइन नहीं करेगा, आखिर यहाँ पे किसने बोला था कि उसको फ्रीडम चाहिए और वो एक जगह पे नहीं रह सकता। वो कहे तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम बिल्कुल भी अपनी बात पे नहीं रह रहे। हालांकि लुओ वूमिंग अपने दोस्त को बुरा भला बोल रहा होता है, लेकिन उसके मन के अंदर भी स्टार सोल सेट को ज्वाइन करने की काफी इच्छा थी। अगर वो यहाँ पे जेयुन के मास्टर का फादर नहीं होता तो वो बहुत पहले स्टार सोल सेट का एल्डर बन गया होता। लेकिन अचानक से हम देखते हैं लुओ वूमिंग को याद आता है कि उसे डिमोनिक बीस्ट एसेंस के बारे में 5 ग्रेट एल्डर्स को बताना है। वहीं हम देखते हैं जेयुन को जो कि काफी बोर हो रहा होता है और आराम से गाना गा रहा होता है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं चैन हाउ वहाँ पे दरवाजे को किक मारते हुए एंटर करता है। चैन हाउ बोलता है ब्रदर मुझे पता है तुम्हें चीजों को बर्बाद करना काफी पसंद है, लेकिन तुमने जो यहाँ पे किया है वो बिल्कुल पागलपंती है। जेयुन बोलता है ब्रदर प्लीज शांत रहिए, देखिए आपने मेरे दरवाजे को तोड़ दिया। चैन हाउ बोलता है मुझे स्क्रिप्चर पॉइंट से पता चला है कि तुमने यहाँ पे पर्पल थंडर मैडलाइन को खाया, जो कि बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। मुझे पता है तुम चीजों को वेस्ट करते हो, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। जेयुन बोलता है मुझे पता है वो बीस्ट काफी पावरफुल था, लेकिन सीन ये सच में उसका टेस्ट काफी अच्छा था। ये सारी बातें सुनकर चैन हाउ काफी परेशान हो गया होता है, उसे पता होता है कि वो यहाँ पे जेयुन को नहीं समझा सकता। उसके बाद हम देखते हैं चैन हाउ वहाँ चला जाता है। जेयुन बोलता है काफी गलत बात है, सीनियर यहाँ पे आए मेरा दरवाजा तोड़ दिया, और उसके बाद वो इस दरवाजे को ठीक किए बिना चले गए। उसके बाद हम देखते हैं जेयुन वहाँ पे उस दरवाजे को ठीक कर देता है, लेकिन इससे पहले जेयुन वहाँ पे सो पाता दरवाजे को वापस से कोई तोड़ देता है। इस बार यहाँ पे 5th एल्डर चेन सान आए होते हैं। चेन सान बोलता है जेयुन कहीं तुम सोए तो नहीं। जेयुन को पता होता है आखिर यहाँ पे चेन सान क्यों आए हैं। चेन सान को पर्पल थंडर मैड लाइन का एसेंस के 10 ड्रॉप दे देता है। चेन सान काफी स्पीड से 10 ड्रॉप को ले लेता है। चेन सान बोलता है एल्डर जेयुन आपको डिस्टर्ब करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बोल दीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो काफी स्पीड से वहां चला जाता है। जेयुन वहाँ पे टूटे हुए दरवाजा देख के सोचता है अब मैं इसको ठीक नहीं करने वाला, मैं अब यहाँ पे इस कमरे को ही चेंज कर देने वाला हूँ। उनको चेंज करने के बाद जेयुन वहाँ पे आराम सो पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जेयुन बोलता है अब टाइम आ चुका है आज के ट्रेजर देखने का। जेयुन जब सिस्टम को ओपन करता है तो वो देखता है वहाँ पे 100 लकड़ियों का एक बंडल होता है, जो कि 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री का है। इसके अंदर जो खुशबू निकलती है वो लोगों को काफी शांत कर देती है। अगर आप इसकी खुशबू के अंदर ट्रेनिंग करते हो तो वो आपको डबल इफेक्ट देता है। जेयुन बोलता है काफी कमाल की बात है, ये मुझे सोने में और ज्यादा हेल्प करेगा। हम देखते हैं ग्रेट एल्डर्स को जिन्होंने जेयुन के ऊपर ध्यान रख रखा होता है। वो एल्डर्स बोलते हैं कुछ दिन ऑब्जर्व करने का हमें पता चला है जेयुन के पास में हर मॉर्निंग नए नए ट्रेजर होते हैं। स्टार सोल सेट के अंदर जेयुन ने सुबह सुबह ही अपने डॉग को अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट दे दी थी, और वहीं स्टार एक्सट्रीम सेट के रास्ते में उसने बहुत सारे हाई क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन फेंके। वहीं अगर बात की जाए कल की तो उसने पर्पल थंडर मैड लाइन को खाया। इंसिडेंट भी लगभग मॉर्निंग में ही हुआ था।
लुओ वूमिंग बोलता है जिस हिसाब से मैं जेन को जानता हूँ, अगर जेन सुबह सुबह ट्रेजर वेस्ट ना करे तो उसको बिल्कुल मजा नहीं आता। बाकी सारे एल्डर्स बोलते तुम्हारी बातें सुनने में काफी ठीक लग रही है। अभी लुओ वूमिंग के पास में काफी अच्छी खुशबू आती है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा शांत हो गया होता है। ग्रेट एल्डर बोलते ये खुशबू बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, ये माइंड को शांत करने वाली फ्रेग्रेंस है जो कि बहुत ही पुरानी लकड़ी से बाहर निकलती है। यहाँ पे इस ट्रेजर का मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अचानक से हम देखते हैं जेन के इस रूम का भी दरवाजा टूट गया होता है। जेन पीछे घूमते हुए काफी चिढ़ता है, बोलता है आखिर तुम लोग को मेरे दरवाजे से क्या दिक्कत है, तुम लोग बार बार क्यों तोड़ देते हो। वहीं हम देखते हैं ग्रेट एल्डर काफी जोर की सांस लेते हुए बोलते हैं सच में ये वही है। जेन जब देखते हैं वहाँ पे लुओ वूमिंग और बाकी सारे एल्डर आ रखे हैं तो काफी शॉक हो गया होता है। जेन बोलता है आखिर आप सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लुओ चैनचिंग बोलता है आखिर ये लकड़ियाँ कौन सा स्पिरिचुअल ट्री की है, के अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही है जो कि माइंड को काफी शांत करती है। जेन बोलता है ये यहाँ पे 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री की है। लुओ चैनचिंग बोलता है अच्छा 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री, ये काफी अच्छा स्पिरिचुअल ट्री है। लेकिन अंदर से लुओ चैनचिंग काफी गुस्सा हो गया होता है। जेन आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 10,000 साल पुराना डार्क गॉड ब्लैक ट्री है। जेन बोलता है क्या आप श्योर है कि एक नॉर्मल ट्री है। वही हम देखते हैं जेन सोचता है 10,000 साल पुराना डार्क गॉड ब्लैक ट्री ये उतना भी स्पेशल नहीं है, मेरे पास जो भी लग्जरियस आइटम थे ये उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। उनके रिएक्शन से पता चल रहा है कि ये नॉर्मली मिल जाता है। इस तरीके से ये सारे एल्डर मेरी वेल्थ तो काफी कम समझने लगेंगे। लेकिन जेन को नहीं पता होता कि उन सारे ग्रेट एल्डर्स की हालत काफी खराब है। जेन को वहाँ पे हर एक लकड़ी का यूज करता हुआ देख के वो चैनचिंग का दिल टूट रहा होता है, क्योंकि वो सारी लकड़ियाँ काफी धीरे धीरे जल रही होती है। इसलिए जेन वहाँ एक फायर ट्रे लेके आता है। लुओ वूमिंग बोलता है यहाँ पे लगभग 100 लकड़ियाँ है। लुओ चैनचिंग और बाकी सारे एल्डर काफी परेशान हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री का है और ये यहाँ पे ऐसे ही से वेस्ट कर रहा है। सारी लकड़ी को जलाने के बाद में जेन वहाँ पे आराम जाके सो आता है। वो चैनचिंग अंदर से काफी गुस्सा हो रहे होते हैं कि जेन ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए 100 इतनी प्रीसियस रियल लकड़ी को वेस्ट कर दिया। लेकिन बाहर से वो वहाँ पे स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे ग्रेट एंसेस्टर वहाँ से निकल गए होते हैं। आने के बाद लुओ चैनचिंग काफी जोर जोर चिल्ला रहा होता है। इतना चिल्लाने की वजह से फाइनली उसका गुस्सा शांत हो जाता है। सेकंड ग्रेट एल्डर बोलता है 10,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री की बात छोड़ो, मैंने यहाँ पे 5,000 साल पुराने डार्क गॉड ब्लैक ट्री को भी नहीं देखा। लुओ चैनचिंग बोलता है जहां तक मुझे लगता है वो उस ट्री के कोर से बना हुआ है, खासकर तब जब वो ट्री काफी यंग होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी ये सारे ट्रेजर जेन के हैं, वो उनको रखे या वेस्ट करे, इससे हमारा कोई भी लेना नहीं है। मैं यहाँ पे वापस नहीं आने वाला। ये सब देख के मुझे काफी बुरा लग रहा है। ताकि बहुत अच्छी बात है कि जेन हमारे सेट के अंदर है, लेकिन उसकी वेस्ट करने की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लुओ वूमिंग बोलता है हम लोग को यहाँ पे ऐसी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग जेन को चेंज नहीं कर सकते तो क्यों ना हम लोग अपनी आंखें बंद कर ले। जेन यहाँ पे जो भी चीजें कर रहा है हम उसको आराम से एंजॉय करेंगे। सैन बोलता है हाँ ये आइडिया काफी बढ़िया है, मुझे काफी पसंद आया। कई सारे ग्रेट एल्डर मान गए होते हैं, बोलते हैं हमें यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग जेन के गार्डन के अंदर बैठ के मेडिटेट करने लगते हैं। 1 घंटे बाद जेन उठता है और बोलता है यहाँ पे काफी मजा आ गया, मैंने आज से पहले इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली, साथ ही मैंने यहाँ पे पूरी 100 लकड़ी को वेस्ट कर दिया। वही हम देखते हैं आज का टास्क कंप्लीट करने की वजह से जेन को रिवॉर्ड के तौर पे 200 सेम लकड़ियां मिल जाती है। जेन बोलता है सिस्टम आखिर क्या फालतू सा रिवॉर्ड है, तुम मेरे साथ यहाँ पे कोई मजाक कर रहे हो क्या। जेन को काफी गुस्सा आ गया होता है क्योंकि उसे वहाँ वही लकड़ियां मिली होती है। जेन बोलता है ग्रेट एल्डर ने भी यहाँ पे इन लकड़ियों की वैल्यू नहीं करी थी, तुम यहाँ पे मेरी वेल्थ की वैल्यू काफी घटा रहे हो। जेन सोचता है वो यहाँ पे इन सारी लकड़ी को फेंक देगा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ बाहर निकलता है वो देखते हैं सारे ग्रेट एल्डर वहाँ पे कल्टीवेट कर रहे हैं। जेन बोलता है ग्रेट एल्डर्स आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। लुओ चैनचिंग बोलता है एक ट्रू कल्टीवेटर कहीं भी कल्टीवेट कर लेता है, रियलिटी में वही बंदा हाईएस्ट कल्टीवेशन तो पहुंच पाएगा जिसको हर जगह कल्टीवेशन करना आता हो। लुओ वूमिंग लुओ चैनचिंग को थम्स अप देता है कि आपने यहाँ पे काफी अच्छी बात कही है। जेन के दिमाग में प्लान आता है कि वो यहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर की हेल्प से सारी लकड़ी को वेस्ट करेगा। उसके बाद जेन वहाँ पे लुओ चैनचिंग के सामने सारी लकड़ी को फेंक देता है, काफी स्पीड से अपने रूम के अंदर चला जाता है। ये देख के वो सारे एंसेस्टर काफी शॉक हो गए होते हैं। लुओ चैनचिंग को वहाँ पे काफी भिखारी की तरह फील हो रहा होता है। जेन यहाँ पे 200 लकड़ी को ऐसे पटक के चला गया। जेन यहाँ पे करना क्या चाहता है, तभी हम देखते हैं लुओ वूमिंग बोलता है ग्रेट एल्डर क्या आपको याद है आखिर आपने जेन के सामने क्या बोला था। ने कहा था ये सारी लकड़ियां ठीक है पर उतनी स्पेशल नहीं है। इस सुनने के साथ ही जेन का एक्सप्रेशन काफी चेंज हो गया था। चैनचिंग को भी याद आता है कि उसने सच में जेन से ऐसा बोला था। फिर लुओ चैनचिंग काफी शौक होता है, बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं जेन को लग रहा हो कि ये लकड़ियां काफी लो ग्रेड की है। जेन को लगा कि शायद से ये कचरा है और उसने बाहर ये फेंक दिया। वो चैनचिंग को समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो जेन से पूछता है जेन क्या हम इन लकड़ी को रख ले। जेन बोलता है ग्रेट एल्डर प्लीज आप इसको रख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू काफी घटाएगा। ये सुन के लुओ चैनचिंग काफी खुश हो गया था और बोलता है चलो फटाफट हम लोग वापस चलते हैं। केव माउंटेन में आने के बाद हर किसी को वहाँ 20-20 लकड़ियां मिली होती है। लुओ वूमिंग बोलता है ग्रेट एल्डर आखिर मेरा शेयर कहाँ है, मैंने भी यहाँ पे काफी मेहनत करी है। लुओ चैनचिंग बोलता है लुओ वूमिंग तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, चलो फटाफट से बाहर निकल जाओ। लुओ वूमिंग बोलता है मैंने भी यहाँ पे सेम मेहनत करी थी लेकिन मुझे आखिर 10 लकड़ियां भी क्यों नहीं मिली।
तभी हम देखते हैं चैन सान अपने पास से एक भिखारी का आउटफिट बाहर निकालता है। वो बोलता है ब्रदर क्यों ना हम लोग भिखारी बन जाए, हम लोग जेन के घर के पास सुबह सुबह जाके बैठ जाएंगे और जो भी कचरा वो फेंकेगा उसको हम जाके ले लेंगे। ये सुनने में काफी अजीब लगे, लेकिन अगर भिखारी बनने में इतने सारे ट्रेजर मिलेंगे तो मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी सारे एल्डर भी बोल रहे होते हैं जेन के सामने भिखारी बनना अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका है। लुओ चैनचिंग जानता था कि वो सारे लोग इसीलिए भिखारी बनना चाहते हैं कि जेन यहाँ पे ट्रेजर को वेस्ट ना करे। लुओ चैनचिंग बोलता है लुओ वुमिंग मैं जानता तुम खिड़की के बाहर हो, ये बात तो पता ही होगी कि जेन गन हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के जा रहा है, तुम यहाँ पे ध्यान रखना कि जेन को एक खरोच भी ना आ पाए। लुओ वुमिंग बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जेन उठता है और अपने सिस्टम को चेक करता है। जेन को वहाँ पे सेकंड क्लास के 9th रैंक अर्थ प्रिजन तलिस्मान के 10,000 सेट मिले होते हैं। इसकी हेल्प से जेन एनिमीज को और देन प्रिजन में ट्रैप कर सकता है। जेन सोचता है ये रिवॉर्ड सुनकर काफी बढ़िया लग रहा है, पक्का से कल वाले रिवॉर्ड से काफी बढ़िया है, मुझे लगता है मुझे इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये मेरे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड में काफी काम आ सकता है। हम देखते हैं लुओ चैनचिंग को जो कि जेन के घर के बाहर आ गया होता है। लुओ चैनचिंग सोचता है ये बच्चा यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड में जाने वाला है, अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। इस टाइम यहाँ पे लुओ चैनचिंग ने बाकी के 4 ग्रेट एल्डर को नहीं बताया था। वैसे भी यहाँ पे जेन के सामने भिखारी बनना काफी शर्म की बात होगी, तो वो यहाँ पे बाकी सारे ग्रेट एल्डर को ये शर्म का काम नहीं करने देगा। सारी बेइज्जती को वो अपने सर पे लेना चाहता है। लेकिन तभी वहाँ पे लुओ चैनचिंग देखता है कि वहाँ पे सेकंड ग्रेट एल्डर भी है, यहाँ तक कि सेकंड ग्रेट एल्डर के पास में कटोरा भी होता है जिससे वो जेन से भीख मांग सके। लुओ चैनचिंग बोलता है सेकंड ब्रदर तुम यहाँ पे भिखारी बनने के लेवल को काफी हाई लेके जा रहे हो, तुम्हारे लेवल को मैच करना काफी मुश्किल है, मैं यहाँ पे कोई भी कटोरा लेके नहीं आया। सेकंड ग्रेट एल्डर बोलता है बिग ब्रदर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमको आज कुछ मिलता है तो हम आधा आधा बांट लेंगे। लुओ चैनचिंग बोलता है सेकंड ब्रदर तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। तभी हम देखते हैं लुओ चैनचिंग बोलता है वो देखो दूर से वहाँ पे शायद से थर्ड ब्रदर खड़ा है। हम देखते हैं थर्ड ब्रदर के हाथ में भी एक टूटा हुआ कटोरा होता है। बोलता है बिग ब्रदर अगर मैं आप लोग को ज्वाइन करूँ तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो सारे लोग एक दूसरे को देख के काफी एम्बेरस हो गए होते हैं। अभी वो लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी हमें वहाँ पे एक लड़की का पैर दिखाया जाता है। लड़की के पैर को देखने के बाद उन तीनों को ही नाक से खून आने लगता है। वो लोग बोलते हैं आखिर तुम कौन सा प्लान यूज कर रही हो, इस तरीके से तो हमारा प्लान बिल्कुल फेल हो जाएगा। हम देखते हैं वो होती है फोर्थ एल्डर जिसने काफी अजीब कपड़े पहन रखे होते हैं। फोर्थ एल्डर को देख के वो सारे लोग बोलते हैं फोर्थ एल्डर आज के बाद ऐसा कभी मत करना, हम लोग यहाँ पे तुमको देख के काफी डर गए थे। फोर्थ एल्डर बोलते हैं मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पे बाकी सारे एल्डर भी होंगे। लुओ चैनचिंग वहाँ पे इधर उधर देखने लगता है और बोलता है अब क्योंकि यहाँ पे फोर्थ एल्डर आ चुकी है तो फिफ्थ एल्डर भी आसपास ही होगा। फोर्थ एल्डर बोलते लेकिन वो तो यहाँ बहुत पहले आया था। वही हम देखते हैं फिफ्थ एल्डर चैन सान को वहाँ पे गार्डन के अंदर होता है, वो वहाँ पे बहुत ही पहले आ गया होता है, तो वहाँ पे बाकी सारे लोग के मुकाबले प्रोफेशनल भिखारी लग रहा होता है। वो चैनचिंग बोलता है फिफ्थ एल्डर आखिर तुम इस लेवल तक क्यों चले गए, यहाँ पे हम सारे लोग सिर्फ और सिर्फ भीख मांग रहे हैं। वही हम देखते हैं लुओ वुमिंग को जो कि उस तरफ आ रहा होता है। लुओ वुमिंग बोलता है मुझे यहाँ पे जेन के उठने से पहले जाना होगा ताकि यहाँ पे मेरा थोड़ा फायदा हो सके। लेकिन जब वहाँ पे लुओ वुमिंग देखता है कि बाकी सारे ग्रेट एल्डर क्या करे तो वो काफी शौक रह गया होता है। फोर्थ एल्डर बोलते हैं देखो यहाँ पे लुओ वुमिंग भी आ चुका है। ये हम देखते हैं चैन सान बोलता है क्या तुम्हें भी यहाँ पे कटोरा चाहिए। ये सब देख के लुओ वुमिंग काफी शौक हो गया होता है। वो बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। वो काफी स्पीड से वापस जाने लगता है। तो भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये वही ग्रेट एल्डर्स है जो कि अपने पैड में रहा करते थे। जैसे ही वहाँ पे जेन गेट खोलता है वो काफी शौक रह गया होता है। उसके सामने वहाँ पे ग्रेट एल्डर्स लाइन से भिखारी बन के बैठे होते हैं। सभी के हाथ में टूटा हुआ कटोरा होता है। इन सोच रहा था आखिर यहाँ पे ये सारे ग्रेट एल्डर क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे टेस्ट करना चाहते हैं कि आखिर मेरा दिमाग किस तरह से काम करता है। लगता है यहाँ पे सारे ग्रेट एल्डर चाहते हैं कि मैं उनमें से एक को चूज करूं, लेकिन यहाँ पे कौन भिखारी की बेस्ट एक्टिंग कर रहा है। जेन वहाँ पे एक एक करके सारे ग्रेट एल्डर को देखता है, सारे लोग को देखने के बाद डिसाइड करता है कि आखिर वो यहाँ पे किसको चूज करेगा। वो वहाँ पे फिफ्थ एल्डर चैन सान कटोरे के अंदर डीमन बीस्ट के ब्लड एसेंस का 10 ड्रॉप डाल देता है। जेन सोचता है मैंने यहाँ पे सबसे अच्छे भिखारी को चूज किया है, इनको देख के कोई भी बोल सकता है कि इनसे अच्छा भिखारी दुनिया में कोई भी नहीं होगा। मैं इतना अच्छा डिसाइपल हूँ कि मैंने ये 10 ड्रॉप खुद के पास डोनेट करी है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे लुओ वुमिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। जेन के जाने के बाद चैन सान काफी जोर जोर से हंसने लगता है। चैन सान बोलता मुझे ये बात पता थी कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोफेशनल दिख रहा हूँ, जेन पक्का से मुझे चूज करेगा। अचानक से हम देखते हैं बाकी सारे ग्रेट एल्डर बोलते हैं फिफ्थ एल्डर हमने अच्छे और बुरे टाइम साथ में बिताए हैं, ये बात तो पक्की है कि तुम इस लूट को अपने पास में अकेले नहीं रखोगे। चैन सान सोच रहा होता है अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे ये होने वाला है तो मैं बहुत ही पहले यहाँ से भाग गया होता। इसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे मेन हॉल के अंदर आ गया होता है। लुओ वुमिंग बोलता है जेन क्या तुम्हें ग्रेट एल्डर मिले थे। जेन बोलता है वो लोग मेरे घर के बाहर कल्टीवेट कर रहे थे, उन लोग का स्टेटस इतना ज्यादा हाई है, उसके बावजूद वो लोग वहाँ भिखारी बनने की एक्टिंग कर रहे थे। उन लोगों ने वहाँ पे कुछ बोला नहीं, पर मुझे पता चल गया कि वो लोग क्या चाहते हैं। उन पांचों एल्डर में से फिफ्थ एल्डर चैन सान सबसे परफेक्ट भिखारी लग रहे थे, इसी वजह से मैंने उनको ग्रेट डीमन बीस्ट की ब्लड एसेंस की 10 ड्रॉप दे दी। हम देखते हैं लुओ वुमिंग सोच रहा होता है लोग अपने माइंड को कल्टीवेट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो तुमसे वहाँ पे सबसे भीख मांगने लिए गए थे। आखिर तुम्हें यहाँ पे किसने बोला था कि तुम अपने पास इतने सारे ट्रेजर रखो, तुम्हारे ट्रेजर उनको दिन पर दिन और ज्यादा बदतर बनाते जा रहे हैं।
वो मिंग डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे जेन को कुछ भी नहीं बताएगा। यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है उन सभी को देख के काफी मजा आ रहा है। जेन काफी खुश होते हुए बोलता है, मास्टर क्या सारे लोग रेडी हो चुके हैं? आखिर हम लोग हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड की टेलीपोर्टेशन टावर के अंदर कब जाएंगे? लुओ वूमिंग बोलता है, सिर्फ हम दोनों वहाँ पे जा रहे हैं और कोई भी नहीं। उसके बाद जेन वहाँ चला जाता है। ग्रेट एल्डर्स जेन को जाते हुए देख के बोल रहे होते हैं, जेन यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आया था पर हम उसको काफी मिस करेंगे। मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि वो शायद से स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर आएगा, पक्का से डायरेक्टली स्टार सोल सेट के अंदर चला जाएगा। फोर्थ एल्डर बोलती है, क्यों ना हम लोग भी स्टार सोल सेट के अंदर चले जाएं। वैसे भी यहाँ पे प्रोटेक्टिव एरिया हमेशा एक्टिव रहता है, स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। लुओ चेंजिंग बोलता है, क्या तुम्हारे बिल्कुल भी शर्म बाकी नहीं है? पहले तो यहाँ पे तुम लोग भिखारी बन गए और अब तुम लोग यहाँ पे जेन के पीछे पीछे स्टार सोल सेट के अंदर जाना चाहते हो। लेकिन वहीं हम देखते हैं चैन सान को, जिसने ऑलरेडी पैकिंग कर ली होती है। चैन सान जाते हुए बोलता है, ब्रदर मैं स्टार सोल सेट के लिए निकल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट का ध्यान रखना। ये सब देख के लुओ चेंजिंग काफी गुस्सा हो गया होता है। वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, कोई भी सेट से बाहर नहीं जाएगा, तुम लोग सेट से बाहर गए तो तुम लोग को पता है मैं क्या कर सकता हूँ। लुओ चेंजिंग को गुस्से में देख के सारे ग्रेट एल्डर काफी डर गए होते हैं। वो लोग सोचते लगता है हमने यहाँ पे ज्यादा कर दिया, हम लोग को चुपचाप से बैठ जाना चाहिए। वहीं हम देखते हैं जेयुन बोल रहा था, काफी अजीब बात है, यहाँ पे रास्ते के अंदर ना तो कोई कल्टीवेटर मिला और ना ही कोई बीस्ट मिला। मैंने जो स्टार सोल सेट के अंदर देखा था उसके मुकाबले काफी अजीब है। लुओ वूमिंग बोलता है, ऐसा हो सकता है कि कल्टीवेटर ने अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ के सारे बीस्ट को मार दिया हो, लेकिन यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के बीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको बिल्कुल भी नॉर्मल बीस्ट की तरह मत समझना। अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर नहीं दिख रहा तो इसकी वजह ये हो सकती है, जियांडियन कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन अचानक से हम देखते हैं उन लोग के सामने एक रेड हेयर वाली लड़की आ गई होती है। वो लड़की बोलते, क्या तुम दोनों यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के लिए एंटरटेन कर सकते हो? लुओ वूमिंग बोलते, ये एक बहुत ही पावरफुल डीमन है, जेयुन तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसको संभालता हूँ। वो डीमन बोलते, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, तुम लोग को मुझे यहाँ पे एंटरटेन करना है। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। उस डीमन ने वहाँ पे उन लोगों का रास्ता ब्लॉक कर दिया होता है, जिस वजह से वो लोग नहीं भाग सकते। वो वूमिंग बोलता है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये डीमन यहाँ पे ट्रिब्यूलेशन रियलम के 9th लेवल पे है। वो डीमन बोलती है, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक ऑफर देती हूँ, तुम लोग मुझे कोई ऐसी चीज देते हो जो कि काफी इंटरेस्टिंग होती है तो मैं तुम लोग को यहाँ जाने दूंगी। लुओ वूमिंग को वहाँ पे डीमन की बातों भरोसा नहीं होता, वो वहाँ पे फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। जैसे वो अटैक करने वाला होता है, देखता है बहुत सारे ब्लड एसेंस के ड्रॉप डीमन की तरफ जा रहे हैं। ये सब यहाँ पे जेयुन ने किया होता है। इतने सारे ब्लड एसेंस के ड्रॉप को देख के वो डीमन भी काफी शॉक हो गई होती है। वो वूमिंग बोलता है, जेयुन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? वो यहाँ पे ट्रेजर लेने के बावजूद हमें यहाँ से नहीं जाने देगी। हंसते हुए बोलता है, अगर वो हमको धोखा देती है तो ये हमारे लिए काफी बढ़िया रहेगा, एक नॉर्मल बीस्ट है, हमें यहाँ पे इतना टेंशन की जरूरत नहीं। तब देख के लुओ वूमिंग काफी शॉक रह गया होता है और बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड है? आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? हम देखते वो डीमन काफी डर गई होती है। वो सोचती है अगर मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रही, ऐसे ये ब्लड एसेंस बहुत ही पावरफुल डीमन का है, जिसने यहाँ पे 9 थंडर स्ट्राइक को झेल रखा हो। और वहीं बात की जाए मेरे लेवल की, तो मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्राइक को झेला है। आखिर इन लोगों के पास में इतना पावरफुल ट्रेजर कैसे हो सकता है? मेरे हिसाब से इन लोग के बैकअप में बहुत ही पावरफुल बंदा है, यहाँ पे इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। डीमन बोलती है, मुझे ब्लड एसेंस काफी पसंद आया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो वूमिंग वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया होता है। बोलता है, हम लोग के सामने एक बहुत ही पावरफुल डीमन आई है, कम से कम हम लोग को इसकी पावर तो चेक करनी चाहिए। वो वूमिंग बोलता है कि तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे उसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जेयुन अपने पास से 50 ड्रॉप बाहर निकालता है। जेयुन बोलता है, डीमन अगर तुम मुझे यहाँ मार देती हो तो ये सारे ड्रॉप तुम्हारे हो जाएंगे। जेयुन सोच रहा होता है, मैंने अभी तक किसी बड़े खतरे का सामना नहीं किया, इसीलिए सिस्टम के गार्ड स्क्वाड का सामना होने का मौका ही नहीं मिला। अगर ये डीमन मेरे ऊपर अटैक करती है तो मैं यहाँ पे पहली बार गार्ड स्क्वाड को देख पाऊंगा। बोलता है, क्या हुआ, तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही, तुम्हें यहाँ पे ब्लड एसेंस की 50 ड्रॉप नहीं चाहिए? इनके बिहेवियर को देख के वो डीमन काफी शॉक हो गई होती है। तो पक्का से भरोसा हो गया होता है कि जेयुन के बैकअप में बहुत ही पावरफुल इंसान है, ना वो यहाँ पे इतने पावरफुल डीमन के सामने इतना फ्लैक्स नहीं कर रहा होता। मैं यहाँ पे कोई भी एक्शन लेती हूँ तो मैं पक्का से मारी जाऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं वो डीमन अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है। उसका ट्रू फॉर्म होता है एक मेंटिस डीमन का। जेयुन बोलता है, ये क्रिएचर यहाँ पे काफी कूल लग रही है। लुओ वूमिंग बोलता है, ये जो डीमन है ये ब्लड थर्स्टी मेंटिस, ब्लड के सप्लाई के साथ ये लगातार पावरफुल होती आती है, क्रिएचर को हैंडल करना काफी मुश्किल होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो मेंटिस डीमन वहाँ पे काफी स्पीड से भाग जाती है। दूर एक सेफ जगह पे आने के बाद मेंटिस डीमन बोल रही होती है कि वो लोग यहाँ पे क्या सोच रहे थे कि मैं उन लोगों से फाइट करूंगी, उन लोगों ने यहाँ पे इतने पावरफुल डीमन को मार रखा है, उनसे फाइट करना काफी बेकार रहता। ब्लड एसेंस के ड्रॉप को सेफ रखने के लिए मेंटिस डीमन ने उस ड्रॉप को बास्केटबॉल के बीच में रख दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं जेयुन काफी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा होता है। बोलता है, मेंटिस डीमन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे भागने की? जेयुन को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो डीमन काफी शॉक हो गई होती है। जेयुन ने अपने पास से बहुत सारे स्पिरिचुअल शॉट निकाले होते हैं, वो वहाँ पे लुओ वूमिंग को फुली चार्ज कर सके। लुओ वूमिंग ने भी अपनी स्पीड को काफी बढ़ा दिया होता है। डीमन रोते हुए बोलते, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है? तुम लोगों से फाइट नहीं करनी, आखिर तुम लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो?
जेयुन बोलता है मेंटिस डीमन, आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो? तुमसे यहाँ पे रियल फाइट करनी है। मैं तुमसे हार जाता हूँ तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो, अगर मैं तुमसे जीत जाता हूँ तो तुम मेरी बैटल पैट बनोगी। डीमन काफी डर गई होती है और बोलती है मुझे कोई भी फाइट नहीं करनी, ताकि जेन उसके पीछे ना आए, इसीलिए उसने ब्लड ड्रॉप भी फेंक दी होती है। हम देखते हैं लुओ हुमिंग बोलता है वो काफी स्पीड से भाग रही है, मैं उसको पकड़ नहीं सकता। जेन यहाँ पे इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहता, वो बोलता है मुझे उस डीमन की तरफ फेंक दो। उसके बाद हम देखते हैं लुओ हुमिंग जेन को काफी स्पीड से उस तरफ फेंक देता है। बहुत ही कम टाइम के अंदर जेन यहाँ पे डीमन के पीछे पहुंच गया होता है। मेंटिस डीमन बोल रही है तुम मेरे पास मत आना, तुम मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे यहाँ पे कोई फाइट नहीं करनी। तभी हम देखते हैं सिस्टम को लगता है कि जेन काफी बड़े खतरे में है। अचानक से वहाँ पे आसमान के अंदर एक क्रैक पड़ने लगता है। क्रैक को देख के लुओ हुमिंग और डीमन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। उस क्रैक के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल फिगर बाहर निकलता है। पावरफुल बंदा बोलता है इस जगह पे काफी शोर है, बताया था यही है सिस्टम का गॉडली गार्ड स्वॉर्ड। इनके बाद ही गार्ड स्वॉर्ड बोलता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पे आने में काफी देरी हो गई। वही हम देखते हैं जेन को जो कि डीमन के ऊपर बैठा होता है। जेन बोलता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे टाइम रहते आ गए हो। गार्ड स्क्वाड वहाँ पे स्पेस को स्टेबल कर देता है, जिस वजह से जेन भी आसमान के अंदर खड़ा हो पा रहा होता है। जेन बोलता है क्या तुम गॉडली गार्ड स्क्वाड के एक मेंबर हो? वो गार्ड स्क्वाड बोलता है अभी आपके पास जितना बड़ा खतरा है उसके हिसाब से मैं अकेला काफी हूँ। हमारी जो गार्ड स्क्वाड है उसके अंदर हजारों लोग हैं, अगर आगे पर बहुत बड़ा खतरा होता तो हम सारे लोग स्पेस को क्रैक करके आ जाते। उसके बाद हम देखते हैं गार्ड स्क्वाड मेंटिस डीमन की तरफ देखते हुए बोलता है मास्टर क्या आप चाहते हैं कि मैं इस डीमन को मार दूं? मेंटिस डीमन बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद तो मैं मास्टर के सामने कभी नहीं आऊंगी। लेकिन सोचता है उसे यहाँ पे डीमन को नहीं मारना चाहिए। बोलता है गार्ड स्क्वाड तुम यहाँ जा सकते हो, अभी के लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे खतरा बताना ट्राई करेगी तो तुम प्लीज वापस आना। स्क्वाड बोलता है आपको सर्व करना मेरे लिए काफी इज्जत की बात है कि मास्टर फिर मैं यहाँ चलता हूँ। उसके बाद जेन डीमन की तरफ देखता है और बोलता है अब तुम्हारे सामने दो चॉइसेस है, फिर तुम मेरी बैटल पैट बन जाओ या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। हम देखते हैं डीमन अपने घुटनों पे आते हुए बोलती है मास्टर आज से मैं आपका हर एक कमांड मानूंगी। अचानक से हम देखते हैं जेन के सामने कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी लिखा होता है वो जेन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो हुमिंग बोलता है ये है हेवनली लॉर्ड ब्लड कॉन्ट्रैक्ट, तुम अपने ब्लड को इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डालते हो तो ये डीमन पूरी तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगी। हम देखते हैं मेंटिस डीमन को देखते हुए जेन अपनी उंगलियों को काट लेता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना ब्लड ड्रॉप लगा देता है। बोलता है मेरे पास एक बैटल पैट आ गया, ये तो काफी कमाल की बात है। ब्लड को ऑब्जर्व करने के बाद हेवनली लॉर्ड ब्लड कॉन्ट्रैक्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं मेंटिस डीमन को काफी दिक्कत हो रही होती है, पूरी बॉडी वहाँ पे कांप रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली हो जाता है। जेन मेंटिस डीमन के पास आते हुए बोलता है आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, नाम है वांग जेयुन। जेयुन के मुंह से ये बात सुनने के बाद वो डीमन काफी शर्मा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं लुओ हुमिंग और जेयुन दोनों ही मेंटिस डीमन के ऊपर बैठ गए होते हैं। तो हुमिंग बोलता है मैं ये बात तो जानता हूँ कि तुम हायर रियल्म से आते हो। जेयुन आखिर तुम रियलिटी में हो कौन? इन बोलता है मुझे नहीं पता कि आखिर मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। इन मास्टर आपको बस इतना जानने की जरूरत है, मैं मेरी सुप्रीम मास्टर लुओ चेंची को डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। लुओ हुमिंग काफी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है चेंची तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, डायरेक्ट डिसाइपल सच में काफी काम का है। ये देख के जेन सोच रहा होता है लगता है मास्टर के फादर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। शाम होने के साथ ही जेयुन हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड टेलीपोर्टेशन टावर में पहुंच गया होता है। इस टावर के पास में बहुत सारे कल्टीवेटर होते हैं। लुओ हुमिंग बोलता है भले हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड काफी खतरनाक जगह है, लेकिन हर एक रियलम के हिसाब से यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्पेस है, वैसे बहुत सारे लोग इस बैटलफील्ड में जाते हैं ताकि उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज मिल सके। जेन सोचता वैसे मेरी पावर काफी अच्छी है, मैंने सेम रियल के 200 लोगों को हरा दिया था, लेकिन क्या फिर भी बैटलफील्ड के अंदर गार्ड स्क्वाड में प्रेयर करने के लिए आ सकता है? हम बोलता है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, गार्ड स्क्वाड के ऊपर बैटलफील्ड के कोई भी लॉ नहीं लगते तो वो इजीली वहाँ पे आ सकता है। ये सुन के जेन काफी खुश होता है, सोचता है ये सिस्टम सच में काफी कमाल का है, यहाँ पे आप बहुत इजीली एक्सप्लोर कर सकता हूँ। बोलता है मैं यहाँ पे अकेले जाने वाला हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। इस डीमन तुम एक काम करो, तुम मास्टर को वापस सेट करना छोड़ दो। वही हम देखते हैं लुओ हुमिंग काफी खुश होता है और सोच रहा होता है टेल्डो को ये बात बताने में काफी मजा आएगा कि एक ऐसी डीमन जिसने 2 थंडर स्ट्राइक को झेल रखा हो हमारे सेट को ज्वाइन कर रही है। फ्यूचर के अंदर हमारा सेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर एंटर कर गया होता है। हालांकि जेन ने जैसे सोचा था उसके मुकाबले हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड काफी अलग है। हम देखते हैं जेन को पेड़ के ऊपर से आवाज आती है ब्रदर क्या तुम यहाँ पहली बार हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर आए हो? जेन बोलता है हाँ मैं हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर पहली बार आया हूँ। तभी हम देखते हैं पेड़ के ऊपर से एक मोटा बंदा उतरता है, बोलता है बंदे का नाम होता है लीफे। लीफे बोलता है ब्रदर आप यहाँ पे पहली बार आए हो, आपको हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, मैं यहाँ पे आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर काफी बार आ चुका हूँ। जेन बोलता है मैं यहाँ पे की एक्टिवेशन रीजन के पीक पे हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे से फिस्ट मिलाते हुए टीम अप कर लेते हैं। लीफेस सोच रहा था तुम सारे क्वेश्चन के आंसर इतने सिंपली दे रहे हो, इसका मतलब पक्का है तुम्हारे पास काफी अच्छा ट्रम्प कार्ड होगा। वही हम देखते हैं जेन को भी पता होता है कि लीफेस को फायदा उठाना चाहता है। जेन को यहाँ पे खुद की सेफ्टी की टेंशन करने की जरूरत नहीं, उसके पास यहाँ पे गार्ड स्क्वाड है, वैसे भी यहाँ पे ये सब करके काफी मजा आएगा। जेन सोचता है इस वर्ल्ड में आने के बाद से ही मैंने आज तक कभी किसी को नहीं मारा, मैंने मानवास के अंदर देखा है हीरो बहुत सारे लोगों को मार देता है। लीफे बोलता है हम दोनों साथ में चलते हैं और जो भी रिसोर्सेज दिखेंगे उसको हम लोग यहाँ 50-50 बांट लेंगे,
जेन बोलता है ठीक है, मुझे इसकी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे जेन को टेस्ट करना होगा, अगर ये बंदा स्ट्रांग निकला तो मैं इसे टीम अप कर लूंगा, लेकिन अगर ये यहाँ पे वीक निकल गया तो जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। वही हम देखते हैं लीफ है जेन को आयरन बैक रैट के पास लेके आ गया होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ को चेक कर सके। वहाँ पे कम से कम 300 रैट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ 5th स्टेज से 8th स्टेज तक की एक्टिवेशन रिलम तक होती है। फिर बोलते चलो देखते हैं जेन आखिर तुम यहाँ पे क्या कर पाते हो। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपने पास से और प्रिजनर तलिस्मान बाहर निकालता है। यहाँ पे इतने सारे तलिस्मान को देख के लीफ काफी शॉक हो गया होता है। लीफ बोलता है कि तुम्हारे पास इतने सारे तलिस्मान क्या कर रहे हैं, और ये सारे ही तलिस्मान 9th रैंक की 2nd ग्रेड पे है। जेन बोलता है मैं यहाँ पे काम को इजी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तलिस्मान को बाहर निकाला है। ये सब देख के लीफ काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं आयरन बैक रैट्स को जो कि वहाँ पे काफी मजे कर रहे होते हैं। अचानक से उन लोगों के ऊपर तलिस्मान से अटैक होता है और वहाँ पे काफी बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जेन एक एक करके सबको मार देता है। लीफ बोलता है ये यहाँ पे इतनी इजीली रैट्स को मार रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कोई गेम चल रहा हो। इसने यहाँ पे 300 रेयर तलिस्मान वेस्ट कर दिया ताकि वो यहाँ पे रैट्स को मार सके। सारे रैट्स को मारने का जेन बोलता है ब्रदर ली आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं पावरफुल हूँ या नहीं। वही हम देखते हैं लीफ काफी शौक होता है और सोच रहा होता है बंदे ने यहाँ पे फाइट नहीं करी बल्कि वेल्थ का शो ऑफ किया। अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को भी यूज कर लूँ तो ही मैं एक तलिस्मान को झेल नहीं पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहां जाने लगता है, तभी लीफ बोलता है अब तुम यहाँ के डीमन कोर को नहीं लेने वाले, ये काफी वैल्यूबल होते हैं। भले ये सारे रैट मॉन्स्टर काफी लो रैंक के हैं, फिर भी इनका कोर काफी वैल्यूबल है। बोलता है ब्रदर ली क्या आपके पास पैसों की इतनी कमी है, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो आप इन सारे डीमन कोर को रख सकते हो। लीफ सोच रहा था जेन पक्का से एक्टिंग कर रहा है, उसके पास इतने पैसे नहीं हो सकते, उसके पास इतने पैसे होते तो आगे वो हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड में क्यों आता। तुम भी यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए आए हो, चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक एक्टिंग करते हो। उसके बाद हम देखते हैं काफी स्पीड से वहाँ पे एक बंदा आता है, वो बोलता है अगर तुम लोग को मरना नहीं है तो ये सारे डीमन कोर मुझे दे दो। जेन सोचता कि यहाँ पे ये कौन बंदा है जो कि मुझसे चोरी करने का ट्राई कर रहा है, फटाफट से मेरे ऊपर अटैक करो, मैं तुमसे यहाँ पे डील करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन उसके बाद बहुत से तलिस्मान से अटैक कर देता है। अटैक करने वाला बंदा काफी शॉक हो गया होता है और बोलता है तुमने यहाँ पे अभी 300 तलिस्मान यूज किया, फिर भी तुम्हारे पास और तलिस्मान कैसे हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले वो रिएक्ट कर पाता, वो वहाँ पे फंस चुका था। फिर हम देखते हैं वो बंदा वहाँ बहुत ही मुश्किल से तलिस्मान से बच गया होता है, पर जैसे ही वो जेन की तरफ देखता है जेन के पास में और बहुत सारे तलिस्मान होते हैं। फिर सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी बात है मैंने जेन को प्रोवोक नहीं किया, वरना यहाँ पे जेन मेरे ऊपर तलिस्मान यूज कर रहा होता। लेकिन हम देखते हैं वो चोर वापस से बच गया होता है, वो बोलता है तलिस्मान यूज करके फाइट करना काफी बेकार है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो डायरेक्टली फाइट करो। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपनी शॉट बाहर निकालता है और बोलता है एक बहुत ही छोटे क्रिएचर हो, तुम्हारी कोई भी हद नहीं कि मैं तुमसे फाइट करूं। फिर सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे जेन ने बेवकूफ बना दिया, मुझे लगा था जेन एक बहुत ही भोला वाला इंसान है जिसको बेवकूफ बनाना काफी आसान होगा, लेकिन असलियत में जेन एक बहुत ही रूथलेस इंसान है जिसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे लीफ को बहुत सा तलिस्मान देता है, बोलता है ब्रदर ली तुम जब भी खतरे में हो तो तुम इस तलिस्मान को यूज कर सकते हो। अपने हाथ में इतने सारे तलिस्मान को देख के लीफ सोच रहा होता है कि जेन यहाँ पे एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि जेन सच में बहुत ही अमीर इंसान है। यही वजह कि जेन यहाँ पे डीमन कोर की बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अच्छे ट्रेजर पड़े हुए हैं। जेन सोचता नया दिन होने से पहले सिर्फ 5 घंटे बाकी है और मुझे अभी 9000 तलिस्मान और यूज करने हैं, मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द इन सारे तलिस्मान यूज करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन और लीफ मिलके सारे तलिस्मान यूज कर लेते हैं। टास्क कंप्लीट होने के साथ ही जेन को वहाँ पे 1000 पॉइंट मिले होते हैं, साथ ही में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के तौर पे 100 एनलाइटमेंट पिल भी मिली होती है। वहाँ पे थक के जमीन में गिर गया होता है। जेन सोचता है इतने सारे तलिस्मान खर्च करके काफी मजा आ गया। लीफ बोलता है जेन तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी काफी हेल्प करी, मैं अपनी लाइफ के अंदर इतना प्रॉफिट कभी नहीं बनाया था जितना मैंने एक रात के अंदर बना लिया। जहाँ तक मुझे लगता है जेन किसी मेजर सेट का कोर डिसाइपल है, इसी वजह से इसके पास में इतने सारे ट्रेजर है, मुझे यहाँ पे जेन से बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए। जेन बोलता है ब्रदर ली तुमने मेरी काफी हेल्प करी, इसीलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, यहाँ पे इस एनलाइटमेंट को खा के कल्टिवेट करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लीफ उस पिल को देख के सोच रहा होता है कहीं इस पिल के अंदर पॉइजन तो नहीं, लेकिन जेन के पास में बहुत ज्यादा वेल्थ है, मेरे ऊपर कभी एक ट्रेजर से अटैक नहीं करेगा। उसके बाद हम देखते हैं लीफ एनलाइटमेंट को खा लेता है, क्योंकि वैसे भी लीफ को मार के जेन को कुछ भी नहीं मिलने वाला। पहले से ही जेन को मुझे मारना होता तो वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव नहीं करता, वैसे ही मैं बिल्कुल भी जेन का मैच नहीं हूँ, वो मुझे बहुत इजीली हरा सकता है। लीफ के पिल खाने के साथ ही उसे काफी अजीब सा फील होता है। उसके बाद हम देखते हैं लीफ वहाँ बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। इन बोलता है ब्रदर ली तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। मेन बात तो ये थी अगर जेन को बहुत सारे एनलाइटमेंट पिल नहीं मिली होती तो मैंने बिल्कुल भी ये पिल लीफ को नहीं दी होती, हालांकि मैंने यहाँ बहुत सारी पिल जैकी के लिए बचा के रखी है, लेकिन अगर ये बात जैकी को पता चल जाए तो वो ये पिल खाने से मना कर देगा। 20 मिनट बाद हम देखते हैं लीफ की कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई होती है, तो वहाँ पे काफी चिढ़ रहा होता है कि आखिर उसने जेन को शक क्यों किया, उसे बहुत पहले ये पिल खा लेनी चाहिए थी। फिर बोलता है जेन तुमने मेरी काफी हेल्प करी है, फ्यूचर के अंदर मुझे कोई भी मौका मिलेगा तो मैं पक्का से फेयर को लौटाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन पूछता है ब्रदर ली आखिर तुम कौन से वर्ल्ड से आते हो। लीफ बोलता मैं हेवनली फायर रिलम से आया हूँ। इनको वहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता क्योंकि उसने आज से पहले हेवनली फायर रिलम के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। जेन बोलता है मैं यहाँ पे मिस्टीरियस हेवन रिलम से आया हूँ। लीफ को काफी शर्म आ रही होती है क्योंकि जेन यहाँ पे हेवनली फायर रिलम के बारे में नहीं जानता। लीफ ने पहले सोचा था कि शायद से वो दोनों सेम रिलम से आते हैं,
ऐसा होता तो उसके लिए जेयून से बॉन्ड बनाना काफी इजी होता। चलो कोई बात नहीं, लाइफ के अंदर इतने कोइंसिडेंस होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं वहाँ पे कोई चीज बहुत ज्यादा चमक रही है। चीजों को देखने वाला ली फे काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि ली फे ऑलरेडी इस वर्ल्ड के अंदर आ चुका है, इसीलिए उसे पता ये क्या चीज है। ली फे बोलता है, बता जेयून हमारी किस्मत काफी अच्छी है, यहाँ पे कम से कम 200 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। ली फे वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट कर देता है। वहीं हम देखते हैं जेन को काफी शौक लग रहा होता है। जेन बोलता है 200 क्रिस्टल तो काफी कम होते हैं, काम करो ब्रदर ली, तुम यहाँ पे सारे क्रिस्टल रख लो। ली फे बोलता है, ब्रदर जेयून अगर तुमको यहाँ पे कोई भी चीज नहीं चाहिए आखिर तुम हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर क्यों आए। जेयून बोलता है, मैं बस यहाँ मजे करने के लिए और अपने पैसे को खर्च करने के लिए आया हूँ, मेरे पास बहुत यार रेयर और प्रीशियस ट्रेजर है, इसीलिए मुझे ये हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड इतनी कुछ खास नहीं लग रही। जेयून को ऐसा बोलता हुआ देख के ली फे काफी परेशान हो गया होता है। आखिर यहाँ पे किसी के पास में इतना पैसा कैसे हो सकता है कि उसे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड कुछ खास ना लग रही हो। ली फे बोलता है, ब्रदर जेयून अगर आप यहाँ पे खर्च करने के लिए आए हैं क्यों ना हम लोग हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर चले। जेयून बोलता है, आखिर हेवनली लॉर्ड सिटी क्या होती है। लिटिल फे बोलता है, हेवनली लॉर्ड सिटी ये इस बैटलफील्ड की सबसे कमाल की जगह है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रेजर, रिसोर्सेज और कल्टीवेशन टेक्निक है। अगर आपके पास में बहुत सारे पैसे हैं तो आप वहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं। ऐसे बंदे जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो जगह उनके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इस सिटी को यहाँ पे हेवनली लॉर्ड के लॉज चलाते हैं, इसीलिए ना ही यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और ना ही कोई चोरी होती है। लेकिन हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर एंटर करने के लिए आपके पास हेवनली लॉर्ड टोकन होना चाहिए। मेरे पास यहाँ पे एक टोकन है, लेकिन इसकी हालत से आप एक दिन के लिए जा सकते हो। जेयून बोलता है, ब्रदर ली आखिर तुम्हारे पास कहाँ से आया। ली फे बोलता है, मुझे यहाँ पे ये टोकन ड्रीम्स के अंदर मिला था, हालांकि मैं भी वहाँ पे उस सिटी के अंदर जाना चाहता था, लेकिन उस सिटी के अंदर जो भी चीज है वो काफी महंगी है, तो इसीलिए मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तुमने मुझे यहाँ पे एनलाइटमेंट बिल दी है और मुझे पता भी नहीं कि हम वापस मिलेंगे या नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे हेवनली लॉर्ड टोकन देना चाहता हूँ। जेन बोलता है, 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे नहीं लेता, मेरे पास एनलाइटमेंट बिल की एक बोतल पड़ी हुई है, तुम इसको ले लो। एनलाइटमेंट बिल की बोतल पाके ली फे काफी खुश हो गया होता है। उसके बाद हम देखते हैं जेन अपना ब्लड उस टोकन के ऊपर गिराता है, इसी के साथ ही जेन को वहाँ पे क्लाउड ने घेर लिया होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जेन वहाँ से गायब हो गया होता है। ली फे काफी खुश होता है, बोलता है, मैंने यहाँ पे एक टोकन जेन को दिया जो कि मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट था और उसके बदले मुझे यहाँ पे 13 एनलाइटमेंट बिल मिली जो कि मेरे लिए काफी वैल्यूएबल है। हम देखते हैं जेन टेलीपोर्ट होकर एक जगह पे गिर गया होता है, लेकिन जब वहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी को देखता है तो काफी मॉडर्न सिटी की तरह लग रही होती है। अगर यहाँ पे जेन लोगों का कपड़ा नहीं देखता तो उसे लगता है वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुका है। जेन बोलता है, ये सिटी मुझे काफी घर की तरह फील हो रही है, लेकिन वहाँ पे बाकी सारे कल्टिवेटर जेन को काफी कम समझ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे की एक्टिवेशन रीलन के बंदे का कोई भी काम नहीं है, वो यहाँ से एक भी चीज खरीद नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ की सारी चीज काफी महंगी है। अचानक से हम देखते हैं जेन साइड में देखता है, वहाँ पे 2 सुपर सीएन फाइट कर रहे होते हैं। जेन बोलता है, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे ड्रैगन बॉल देख रहा हूँ, वैसे यहाँ पे मुझे बोला गया था कि हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर कोई भी फाइट नहीं कर सकता, तो आखिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो बाजू वाला बंदा बोल रहा होता है, ये लोग यहाँ फाइट नहीं कर रहे हैं, ये लोग बस जोर जोर से बात कर रहे हैं। जेन वहाँ पे उस बंदे को देख के बोल रहा होता है, आखिर तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है, क्या तुम इस कार के अंदर बैठना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें यहाँ पे 5 हेवनली लॉर्ड पॉइंट देने होंगे। जेन बोलता है, इसका मतलब तुम एक कैब ड्राइवर हो। आखिर ये हेवनली लॉर्ड पॉइंट क्या होते हैं। वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता आखिर हेवनली लॉर्ड पॉइंट क्या होते हैं, इसका मतलब तुम पक्का से यहाँ पे नए होगे। यहाँ पे मेरे टाइम काफी वेस्ट कर दिया। इसी के साथ वो काफी स्पीड से निकल जाता है। जेन बोलता है, मैं तो बस यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा था, आखिर तुम यहाँ पे इतना गुस्सा क्यों हो गए। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैंक के अंदर आ गया होता है कि शायद से वो यहाँ पे हेवनली लॉर्ड पॉइंट को एक्सचेंज कर सके। जेन के एंटर करने के साथ ही वहाँ पे वो लोग उसको ग्रीट करते हैं। जेन बोलता है, क्या आप लोग के पास में हेवनली लॉर्ड पॉइंट है। अब एक स्टाफ मेंबर होता है जिसका नाम होता है मनी टाइगर, तो पता चल जाता है कि जेन हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर नया है, लेकिन फिर भी वो जेन को बिल्कुल भी कम नहीं समझता। मनी टाइगर बोलता है, हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल क्रिस्टल एक हेवनली लॉर्ड पॉइंट के बराबर होता है। अगर तुम्हें यहाँ पे सिटी में कुछ भी खर्च करना है तो तुम्हें हेवनली लॉर्ड पॉइंट चाहिए होंगे। जेन सोचते तो काफी सस्ता है, तुम लोग को ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। उसके बाद जेन का ध्यान मनी टाइगर के बैच के ऊपर जाता है, इसके ऊपर लिखा होता है कि वो एक अटेंडेंट है और ये यहाँ पे वाटर स्पीड रीलन से आता है, साथ ही में ट्रिबुलेशन रीलन का बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है। मनी टाइगर को वहाँ पे काफी एम्बेसमेंट फील हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे ट्रिबुलेशन रीलन का बंदा एक की एक्टिवेशन रीलन के बंदे को अटेंड कर रहा है। इस बात को देख के सारे लोग मेरे ऊपर काफी हंस रहे होंगे। मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द बहुत सारे हेवनली लॉर्ड पॉइंट कमाने हैं, तो मुझे यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मुझे किसको अटेंड करना पड़ता है या नहीं। जेन बोलता है, ब्रदर मनी टाइगर आप अपना टाइम काफी वेस्ट कर रहे हो। मनी टाइगर बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर सही से बात कैसे करते हैं। जेन की बातें मनी टाइगर काफी चुप रही होती है। जेन बोलता है, क्या तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेट नहीं करना, और रही बात स्पिरिचुअल क्रिस्टल की तो वो तुम्हें हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर मिल जाता। जेन की बातों का मनी टाइगर के पास में कोई भी जवाब नहीं होता। मनी टाइगर काफी गुस्सा हो गया होता है, लेकिन अपने गुस्से कंट्रोल करते हुए बोलता है, जेन तुम यहाँ से जा सकते हो। मनी टाइगर जैसे वहाँ से जा रहा होता है, जेन बोलता है, 1 मिनट रुको। मनी टाइगर को लगता है कि शायद जेन को वापस से परेशान करेगा, लेकिन जेन अपने पास से एक रिंग बाहर निकालता है जिसके अंदर 100 मिलियन टॉप ग्रेडेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल होते हैं। जेन बोलता है, तुम यहाँ पे इन सारे क्रिस्टल को हेवनली लॉर्ड पॉइंट के अंदर चेंज कर दो। मनी टाइगर काफी खुश हो गया होता है और उस रिंग को लेकर एक्सचेंज की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। जेन बोलता है, ये सिटी मुझे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, यहाँ पे बहुत सारे टोकन ले लूंगा और अगली बार अपने मास्टर को यहाँ पे लेके आऊंगा।
जेयून ने वहाँ पे खुद को और अपने मास्टर को इमेजिन कर लिया होता है। मनी टाइगर काफी स्पीड से वहाँ पे कार्ड लेके आ गया होता है। वो जेन को बोलता है मैंने आपका काम काफी स्पीड से किया है। मनी टाइगर बोलता है गॉड ऑफ वेल्थ, आप तो काफी रिच है, अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप बहुत इजीली पूछ सकते हो। जेन बोलता है मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लगता है तुम काफी बिजी हो, मैं तुम्हें यहाँ पे और डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मनी टाइगर को वहाँ पे काफी रिग्रेट फील हो रहा होता है। वो बोलता है गॉड ऑफ वेल्थ प्लीज मत जाइए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे एंटरटेनमेंट स्पॉट पे पहुंच गया होता है। वहाँ के आर्किटेक्चर को देख के जेन बोल रहा होता है ये काफी मॉडर्न सिटी की तरह है, इस जगह को पक्का से उस बंदे ने बनाया है जो कि एक ट्रैवलर रह चुका हो। वहाँ पे एक मशीन के सामने आता है जिसको यूज करने पे उसे एक पॉपुलर आइडल की मर्चेंडाइज मिलेगी। जेन काफी खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे उसको यूज करने वाला होता है उसके पीछे एक क्रैक ओपन होता है जो कि उसको अपने अंदर खींच लेता है। जेन के गायब होने के बाद वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा होता है जिसके अंदर मर्चेंडाइज होती है। असलियत में यहाँ पे जेवन का हेवनली लॉर्ड टोकन एक्सपायर हो गया होता है, इस वजह से वो वापस से हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर आ गया होता है। जेवन काफी चिढ़ गया होता है और बोलता है ये टोकन यहाँ पे एक दिन तक काम करना चाहिए था, फिर कमी ने कहकर तुमने मुझे धोखा दिया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आधे दिन तक ही काम किया, यहाँ तक कि मुझे कोई मर्चेंडाइज भी नहीं मिली। तभी जेन को याद आता कि ली फे ने बोला था कि ये टोकन फिर र्यून में मिला था, तो शायद से वहाँ पे र्यून के अंदर जेन को भी टोकन मिल सकता है। रही बात ली फे तुम्हारी, अगर तुम मुझे मिल गए तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली फे वहाँ पे छींक रहा होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता कि जेन उसको गालियां दे रहा है। तभी हमें स्टार एक्सट्रीम सेट के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक एल्डर आया होता है जो कि लगातार वहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट की 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन देख रहा होता है। इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिर यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट ने इस 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट क्यों कर रखा है। लुओ चेंजिंग वहाँ पे आता है और बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अभी हम देखते हैं लुओ चेंजिंग को वहाँ पे देख के वो एल्डर कुछ भी नहीं बोल रहा होता, क्योंकि ये एल्डर पिछले 30 सालों से हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर था। वहाँ पे उसको अचानक से हेवनली लॉर्ड टोकन मिल गया था। उसने वहाँ पे लगातार हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर 30 साल तक काम किया। 30 साल तक काम करने के बाद वो यहाँ पे 2 डिफेंसिव आर्टिफैक्ट खरीद पाया जो कि यहाँ पे हेवनली लॉर्ड थंडरस्ट्राइक को झेल सकती है। लेकिन जब वो वहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी से हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड में वापस आया तो उसे पता सिर्फ कुछ सेकंड हुए हैं। वो यहाँ पे अपने ओल्ड फ्रेंड को काफी अजीब बात बताने के लिए आया है, लेकिन ये स्टोरी इतनी ज्यादा अजीब थी कि इसको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आखिर वो इसको लुओ चेंजिंग को कैसे एक्सप्लेन करे। लुओ चेंजिंग बोलता फटाफट से अंदर आ जाओ, बाहर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर एंटर करने के साथ ही वो एल्डर पूछता है इस प्रोटेक्टिव एरो को एक्टिवेट रखने के लिए जो तुम क्रिस्टल का यूज करके वो बहुत ज्यादा टॉप ग्रेड के हैं। लुओ चेंजिंग को बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम लोग यहाँ पे टॉप ग्रेड के स्पेशल क्रिस्टल यूज करते हैं, मुझे पक्का से भरोसा है तुमने आज से पहले ऐसे क्रिस्टल नहीं देखे होंगे, चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ क्रिस्टल दे दूंगा। तभी हम देखते हैं वो एल्डर काफी गुस्सा आता है और लुओ चेंजिंग को पंच मार देता है। वो बोलता है हम लोग वहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के बहुत सालों तक थे, क्या तुम्हें वहाँ पे इतने सालों के अंदर कोई भी टॉप ग्रेड का स्पेशल क्रिस्टल मिला, यहाँ तक कि लो क्वालिटी के स्पेशल क्रिस्टल मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं, आखिर तुम यहाँ पे टॉप ग्रेड के स्पेशल क्रिस्टल को वेस्ट कैसे कर सकते हो। लुओ चेंजिंग बोलता है इतने सालों बाद मिलने के बावजूद तुम्हें यहाँ पे इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं वो एल्डर अपने पास से 2 आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है। वो बोलता है ये दोनों ही आर्टिफैक्ट बहुत इजीली थंडरस्ट्राइक को झेल सकते हैं, कि हद से मैं यहाँ पे ट्रिपलेशन लेवल के 7th लेवल पे पहुंच पाऊंगा। ये ट्रेजर मुझे कम से कम 3 मिलियन टॉप ग्रेटेस्ट स्पेशल क्रिस्टल जीतना पड़ा। तो चेंजिंग बोला तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट नहीं होता जो कि हेवनली लॉर्ड थंडर ट्रिपलेशन को झेल सके। तो अभी हमें बताया था इस एल्डर का नाम है बाय गैंग। बाय गैंग आगे बढ़ते लुओ चेंजिंग को वापस से पंच मारता है। वो बोलता है तुम्हें क्या पता यहाँ पे कौन कौन से तरह के आर्टिफैक्ट होते हैं, क्या तुम्हें यहाँ पे ये भी पता है हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर एक आइटम होता है जिसका नाम होता है हेवनली लॉर्ड टोकन। टोकन के साथ तुम वहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर जा सकते हो। अगर तुम्हारे पास वहाँ पे टॉप ग्रेड के स्पेशल क्रिस्टल है तो तुम वहाँ पे किंग भी बन सकते हो। वहाँ पे तुम्हें ऐसे ऐसे ट्रेजर देखने को मिलेंगे जो कि तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। वो चेंजिंग बोलता है तुमने यहाँ पे इतने साल हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर बिताए हैं, इसका मतलब वहाँ की नॉर्मल करेंसी टॉप ग्रेड के स्पेशल क्रिस्टल है। बाय गैंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और अगर तुम्हारे पास टॉप ग्रेड के स्पेशल क्रिस्टल नहीं भी है तुम वहाँ पे काम करके स्पेशल क्रिस्टल कमा सकते हो। मैंने वहाँ पे 3 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पेशल क्रिस्टल कमाने के लिए पूरे 30 साल तक काम किया, लेकिन जब मैं उस वर्ल्ड से बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर सिर्फ कुछ ही सेकंड बीते हैं। हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर बाय गैंग ने जितनी मुसीबत देखी थी उस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाय गैंग की सारी बातें सुन के लुओ चेंजिंग अपने पास से 90 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पेशल क्रिस्टल ले लेता है और बोलता है बाय गैंग तुम मेरे साथ चलो, तो यहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर जाके सारे क्रिस्टल को खर्च करेंगे। बाय गैंग बोलते हैं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे एंटर करने के लिए तुम्हारे पास कम से कम हेवनली लॉर्ड टोकन होना चाहिए, बिना हेवनली लॉर्ड टोकन के तुम वहाँ पे बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते। लुओ चेंजिंग काफी परेशान हो गया और सोचता है मेरे पास यहाँ पे इतने सारे पैसे हैं लेकिन मैं उसको खर्च नहीं कर सकता, आखिर मैं यहाँ पे 90 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पेशल क्रिस्टल के साथ क्या करूं। ये बात सुन के बाय गैंग काफी शॉक हो गया और बोलता आखिर तुम्हारे पास में 90 मिलियन स्पेशल क्रिस्टल कहाँ से आए। तो अभी हमें हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है। लीफ वहाँ पे काफी मजे से जा रहा होता है, पता नहीं कि उसे लग रहा होता है कि उसे वहाँ पे कोई बुला रहा है। वो बोलता है मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि जेन कहीं आसपास है। जब लीफ वहाँ पे पीछे की तरफ घूमता है तो देखता है कि जेन काफी स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है। लीफ बोलता है ब्रदर जेयून मैंने तुम्हें काफी मिस किया,
लेकिन हम देखते हैं जेन काफी गुस्से में होता है और बोलता है लीफ है तुम वहीं पे रुको, मैं बस वहाँ पे आ रहा हूँ। लीफ है बोलता है जहाँ तक मुझे पता है मैंने यहाँ पे ब्रदर जेन को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं किया। उसके बाद लीफ है काफी खुश होता है कि ब्रदर जेन उसके पास आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं जेन ने वहाँ पे उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक कर दिया होता है क्योंकि वहाँ पे लीफ है की स्पीड काफी आई थी, इसीलिए उसने जेन का अटैक को डॉज कर लिया। लीफ है बोलता है ब्रदर जेन आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, तुम तो भाई थे ना जो कि एक दूसरे के लिए मर सकते थे, तो आखिर तुम ही मुझे क्यों मारना चाहते हो। जेन बोलता है कमीने मोटे कहीं के मैंने तेरी काफी हेल्प करी, तूने मुझे यहाँ पे धोखा दिया, यहाँ पे ये हवाली लॉर्ड टोकन सिर्फ आधे दिन तक काम किया। ये फिर वहाँ पे अटैक को डॉज करते हुए बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, मुझे जब ये टोकन मिला था तब वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ पे एक बंदा था जो कि काफी घायल था पर फिर भी वो जिंदा था, ठीक है हाथ में हेवनली लॉर्ड टोकन था। मैंने वहाँ पे उस बंदे से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बहुत ही अलग अलग काम किए, उसने मुझे वहाँ पे हेवनली लॉर्ड सिटी के बारे में बताया और हेवनली लॉर्ड टोकन भी दिया। अब चाहे उसने मुझे झूठ बोला या फिर सच बोला हो, मैंने आपको वही बात बताई जो कि उसने मुझे बोली थी। ईफे की बातों को सुन के जेन बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करता हूँ। ईफे बोलता है ब्रदर जेयून आखिर ये हेवनली लॉर्ड सिटी कैसी है, आपने वहाँ पे आज दिन में क्या किया। जेयून उस बात का आंसर नहीं करता और बोलता है क्या तुम्हारे रियल में टेक्नोलॉजी है। लीफे को हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता आखिर टेक्नोलॉजी होती क्या है। जेन बोलता है अगर तुम्हें नहीं पता टेक्नोलॉजी क्या होती है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरी ये बात ध्यान रखना, अगर तुम फ्यूचर के अंदर हेवनली लॉर्ड सिटी के अंदर जाओ अपने साथ में बहुत सारे टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल लेके जाना, वहाँ पे करेंसी के तौर पे यही चलती है और ध्यान रहे स्पिरिचुअल क्रिस्टल सिर्फ टॉप ग्रेड के होने चाहिए। अभी हम देखते हैं जेन को पता चलता है कि आज का ट्रेजर से मिल चुका है। आज यहाँ पे जेन को डेथ स्वॉर्ड इंटेंट के 10,000 फ्रेगमेंट मिले होते हैं। जेन सोचता है डेथ स्वॉर्ड इंटेंट अगर यहाँ पे जैकी होता तो सच में काफी मजा आता। ये बात सुनने के साथ ही लीफ है वहाँ पे कुत्ता बन गया होता है। जेन बोलता है लीफ है क्या तुम एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर हो। लीफ है बोलता है मैं बिल्कुल भी एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं बनना चाहता, स्वॉर्ड कल्टीवेटर को काफी मेहनत करनी पड़ती है, वो वहाँ पे दिन और रात प्रैक्टिस करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे काफी जहर हंसी हंसता है, वो बोलता है लीफ है तुम्हें बिल्कुल भी स्वॉर्ड कल्टीवेशन पसंद नहीं। जेन को इतना जहर स्माइल करते हुए देख के लीफ को समझ में आता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है और वहीं जेन के हाथ में डेथ स्वॉर्ड इंटेंट के फ्रेगमेंट को देख के पता चल जाता है कि जेन चाहता है कि वो यहाँ पे स्वॉर्ड कल्टीवेशन करे। लीफ वहाँ पे काफी स्पीड से भागने लगता है और बोलता है ब्रदर जेन प्लीज ऐसा मत करो, बिल्कुल भी एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं बनना। लेकिन हम देखते हैं जेन वहाँ पे उसे एक एक करके स्वॉर्ड इंटेंट खिलाने लगता है। लीफ वहाँ पे रोते हुए सारे स्वॉर्ड इंटेंट खा रहा होता है, हालांकि उसे यहाँ पे एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं बनना, उसे यहाँ पे जेन को मना करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, वो वहाँ पे लगातार खाना स्टार्ट रखता है। लास्ट पीस को खिलाने के साथ ही जेन ने वहाँ पे उसको 10,000 फ्रेगमेंट खिला दिए होते हैं। जेन का टास्क वहाँ पे कंप्लीट हो गया होता है, इस वजह से जेन को 5,800 स्पेंडिंग पॉइंट मिले होते हैं। ईफे बोलता है ब्रदर जेयून आपने मुझे इतना स्वॉर्ड इंटेंट खिला के गलत नहीं किया, बिल्कुल भी एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हूँ, ये मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे स्वॉर्ड चला के दिखाता हूँ। जैसे ही वहाँ पे एक स्ट्राइक लगाता है सामने की पूरी जमीन टूट गई होती है। ईफे वहाँ पे काफी शौक रह गया होता है के मुकाबले उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़ गई होती है। ईफे बोलता है अगर मेरे मास्टर को पता चल गया कि मैं यहाँ पे इतनी अच्छी स्वॉर्ड कल्टीवेशन कर रहा हूँ तो वो मुझे पक्का से स्वॉर्ड कल्टीवेटर बना लेंगे, मैं यहाँ पे मेरा केयरफ्री लाइफस्टाइल बिल्कुल भी नहीं रख पाऊंगा। जेन बोलता है ब्रदर ली तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, ये सब तुम्हारे भाग्य के अंदर लिखा हुआ था और तुम्हारी किस्मत तुम्हें स्वॉर्ड इंटेंट की पीक पे लेके गई है, तुम बहुत इजीली किसी भी टाइम स्वॉर्ड हार्ट रियल के अंदर ब्रेक थ्रू कर लोगे। लीफी को ध्यान आता है कि उसके सेक्ट लीडर काफी फेमस है क्योंकि उनके पास में बहुत सारी पावरफुल स्किल्स है, लेकिन फिर भी उनको स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंचने में 100 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया। यहाँ पे लीडर को पता चल गया कि आखिर मेरी कैपेबिलिटी क्या है, तो वो मुझे पक्का से फोर्स करेंगे कि मैं पढ़ाई के ऊपर काफी ध्यान दूं। लीफे बोलता है जेन तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी कल्टीवेशन काफी बढ़ा दिया, लेकिन आखिर तुमने इन सारे स्वॉर्ड इंटेंट को अपने ऊपर यूज क्यों नहीं किया। जेन बोलता है मैं बिल्कुल भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हूँ, आखिर मुझे यहाँ पे क्या जरूरत। ये सुन के लीफे काफी शॉक हो गया था और सोचता है मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हो इसलिए तुम्हें ये नहीं चाहिए, मैं अभी तो एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं हूँ, आखिर तुमने मुझे क्यों फोर्स किया। उसके बाद जेन बोलता है लीफे तुम अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करो। अब हम लोग यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के सेकंड ईयर में जाने वाले हैं। वहीं पे जेन ने 9 रेडियंट थंडर लोटस टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया होता है। इस स्किल को देखने वाला लीफे बोलता है ये मेरी थंडर क्लाउड सेट की एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट टेक्निक है, आखिर तुम्हें इस मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में कैसे पता। जेन बोलता है इसका मतलब तुम यहाँ पे इस टेक्निक को जानते हो। लीफे को यहाँ पे ये टेक्निक बिल्कुल सही से याद होती है, एक तरफ यहाँ पे लाइटनिंग है और दूसरी तरफ फायर स्पिरिचुअल रूट, इसे यहाँ पे ये टेक्निक सीखने के लिए 2 महीने तक मेहनत करनी पड़ी थी, तो बावजूद वो इस टेक्निक को नहीं सीख पाया। जेयून सोच रहा था स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर किसी को भी नहीं पता था कि आखिर ये मार्शल आर्ट टेक्निक कौन सी है। सब लोग को वहाँ पे यही लग रहा होता है कि इस हाई रैंक की मार्शल आर्ट टेक्निक को मैंने खुद से बनाया है। इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम के पास में सिर्फ जियानटियान कॉन्टिनेंट का डाटाबेस नहीं है बल्कि अदर वर्ल्ड का डाटाबेस भी है। ये बात पता चलने के साथ जेन वहाँ पे और ज्यादा मोटिवेटेड हो गया होता है। जेन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए की एक्टिवेशन रिलम के 100 बीस्ट को मारना चाहता था ताकि वो यहाँ पे सिस्टम के टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर सके। उसके बाद हम देखते हैं जेन और लीफे ने सेकंड ईयर के अंदर बहुत सारे रिसोर्स इकट्ठा कर लिए होते हैं। वहाँ पे जैसे ही कोई भी कल्टीवेटर आता उन लोगों की पावर को अनलीश होता हुआ देख के मारे भाग जाता कि वहाँ पे उन दोनों की टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। आसपास के कल्टीवेटर को इस तरह से डरता हुआ देख के लीफे काफी अच्छा फील हो रहा होता है। इससे पहले हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर बहुत बार आ चुका है, लेकिन लाइफ टाइम में उसने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कोई मेरे खिलाफ यहाँ पे जाता है तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी।
ली फे बोलता है ब्रदर जेयून, आखिर आप वापस से हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड में कब आओगे, टाइम बता दो, मैं उसी के साथ वापस आऊंगा ताकि हम लोग वापस से मिल सके। जेन बोलता है हाँ मैं आऊंगा जरूर, लेकिन मैं जब भी नेक्स्ट टाइम आऊंगा मैं यहाँ पे थर्ड बैटलफील्ड में जाऊंगा। ली फे बोलता है इसका मतलब ब्रदर आप ब्रेक थ्रू करके वापस आने वाले हो, तो आप मर्जिंग स्पीड में पहुंच जाओगे तो आप थर्ड रीजन में जाओगे ना। जेन बोलता है ब्रेक थ्रू, आखिर वो क्या होता है, चाहे मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू ना ही करूँ या फिर मर्जिंग स्पीड के पीक पे पहुंच जाऊँ, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्का थर्ड रीजन के अंदर जाऊंगा। चलो हम लोग यहाँ पे इस बारे में बात नहीं करते हैं, मेरे सामने बहुत सारे बीस्ट आ रहे हैं, जो भी बीस्ट यहाँ पे की एक्टिवेशन लेंगे पीक पे है उन सभी को मैं संभालूंगा, बाकी सारे बीस्ट को तुम संभाल सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं जेयून आगे बढ़ते हुए अपने थंडर लोटस की टेक्निक को यूज करता है। जेयून के वहाँ पे अटैक करने के साथ ही बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है, उस धमाके के साथ ही वो बीस्ट वहाँ पे मर गए होते हैं। ली फे बोलता है ब्रदर जेयून अगर आप यहाँ पे इतनी स्पीड से बीस्ट को मारोगे मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अभी हम देखते हैं जेयून ने वापस थंडर लोटस को एक्टिवेट कर दिया होता है। ली फे बोलता है ब्रदर जेयून आखिर आपका स्पिरिचुअल से कितना बड़ा है। पास के लोग जब देखते हैं कि ली फे वहाँ पे स्वॉर्ड का यूज नहीं कर रहा, तो उन लोग को लगता है कि वो काफी एरोगेंट हो रहा है, वो वहाँ पे बीस्ट को इस लायक नहीं समझ रहा कि वो उनके ऊपर स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करे। एक के तो इतना मोटा लग रहा है लेकिन देखो कितना टैलेंटेड है, इसमें आप किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। ये सब सुन के ली फे सोच रहा होता है मैं कोई स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं हूँ, मेरे पास बस यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट है। 2 दिन बाद जेयून ने की एक्टिवेशन लेंगे पी के 100 बीस्ट को मार दिया होता है। रिवॉर्ड के तौर पे 5000 स्पेंडिंग पॉइंट मिल गए होते हैं। जेन के पास टोटल 10,000 ज्यादा स्पेंडिंग पॉइंट हो गए होते हैं। जेन बोलता है सिस्टम तुम यहाँ पे देख सकते हो ली फे मेरे पीछे कितना मेहनत कर रहा है, मुझे यहाँ पे इसको काफी अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन इतने ज्यादा नहीं होते, तो मैं यहाँ पे इतने पैसे खर्च करना चाहता हूँ। वैसे मुझे खर्च करे हुए काफी टाइम हो गया। सिस्टम बोलता है इस बंदे के पास में काफी अच्छा स्वॉर्ड इंटेंट है, तो इसको यहाँ पे 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन देना काफी बढ़िया रहेगा। ली फे बोलता है ब्रदर जेयून मैं यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड के अंदर 2 महीने से हूँ, मेरे सेट के रूल के हिसाब से अब मुझे वापस से हेवनली फायर रियल्म में जाना होगा। जेन बोलता है क्या तुम्हारा सेट यहाँ पे तुम्हारे ऊपर रेगुलेशन लगाता है, ये तो काफी अजीब बात है। ली फे बोलता है अगर यहाँ पे कोई बंदा 2 महीने बाद वापस नहीं आता ये मान लिया जाता कि वो मर चुका है। हमारे रियलम के अंदर वहाँ पे सारे सेट के लगभग सेम रूल है। जेन बोलता है ली फे पिछले कुछ दिनों में तुमने काफी मेहनत करी, यहाँ पे ये 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन ले लो, ये तुम्हारे काफी काम आएगा, अगर हमारी किस्मत रही तो हम पक्का से वापस मिलेंगे। ली फे बोलते हैं ब्रदर जेयून आपने मेरी काफी हेल्प करी, थैंक यू, मैं चाहूंगा कि किस्मत हमको वापस इस वर्ल्ड के अंदर मिलाए। इनको काफी बुरा लग रहा होता है इतने टाइम तक साथ में ट्रेवल करने के बाद अब यहाँ पे ली फे के साथ नहीं है। इतना खर्च करने की वजह से जेन को वापस रिवॉर्ड के तौर पे डेथ स्वॉर्ड इंटेंट के 10,000 फ्रेगमेंट मिले होते हैं। जेन बोलता है तुम मुझे यहाँ पे डेथ स्वॉर्ड इंटेंट क्यों दे रहे हो, अब यहाँ पे ली फे जा चुका है, मैं इसको कहाँ खर्च करूंगा, वैसे भी इसको खर्च करने में मुझे कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलने वाला, शायद से मुझे यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट को खुद से यूज करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। लगभग 100 मीटर दूर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट वाला ली फे जा चुका है, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि जेन को हराना काफी इजी होगा। वैसे भी जेन अपने स्पिरिचुअल लेने को काफी दिनों से यूज कर रहा है, वो काफी वीक हो चुका होगा। एक व्हाइट हेयर वाला बंदा होता है जो कि बहुत सारे कल्टीवेटर इकट्ठा कर लेता है, वो बोलता है हमारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पे जेन से बहुत कुछ मिल सकता है। कई लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं जेन जैसे प्रोडक्ट को मार के काफी मजा आएगा। व्हाइट हेयर वाला बंदा बोलता है भले हम जेन को मारे या ना मारे, ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने वापस से नहीं आने वाली। व्हाइट हेयर वाले बंदे की बात सुनकर सारे लोग काफी खुश होते हैं, लोग काफी स्पीड से जेन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जेन को वहाँ पे कोई भी टेंशन नहीं होती क्योंकि उसने सारे स्वॉर्ड इंटेंट कंज्यूम कर लिया होता है। वैसे भी वो अपनी पावर टेस्ट करना चाहता था, उसके लिए ये सारे कल्टीवेटर काफी बेस्ट रहेंगे। जेन वहाँ पे खुद को स्ट्रेच करता है, जो देख के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तो अभी जेन की बॉडी में से काफी खतरनाक डेथ स्वॉर्ड ऑरा बाहर निकल रहा होता है। डेथ स्वॉर्ड ऑरा के उन लोगों को टच करने के साथ ही वो सारे लोग काफी डर गए होते हैं। वो लोग वहां से भागना चाहते थे, लेकिन वो ऑपरेसिव ऑरा काफी खतरनाक होता है, वो लोग वहाँ बिल्कुल भी खुद को मूव नहीं कर पा रहे होते। हम देखते हैं व्हाइट हेयर वाले बंदे को जो कि बिल्कुल शॉक हो गया होता है, वहाँ पे खुद के डिसीजन में काफी रिग्रेट कर रहा होता है। जेन बोलता है क्या तुम लोग मुझे यहाँ पे मारना चाहते हो। इसी के साथ हम देखते हैं जेन के पीछे थंडर लोटस आ गया होता है। हालांकि व्हाइट हेयर वाला बंदा अपने साथी को बोलता है प्लीज तुम लोग यहाँ पे रुक जाओ, लेकिन उसके सारे साथी काफी डर गए होते हैं और काफी स्पीड से भाग जाते हैं। जेन बोलता है तुम सारे लोग के भागने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं थंडर लोटस वहाँ पे सारे लोग के ऊपर अटैक करता है। जेन वहाँ पे उन सारे लोग के सामने गॉड की तरह लग रहा होता है। वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर इतनी सारी बॉडीज को देख के जेन को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा होता। भले जेन को यहाँ पे खर्च करना काफी पसंद है, लेकिन वो कोई सेंट नहीं है कि चाहे उसके ऊपर कोई भी अटैक करे और वो उसको इतनी इजीली छोड़ देगा। फिर हम देखते कोई बोलता है क्या तुम मिस्टीरियस हेवन रियल्म से हो। जेन पीछे घूमते हुए बोलता है तुम हो कौन। देखते हैं वहाँ पे एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम था लुओ याव याव। वो बोलती है मैं यहाँ पे 10,000 फ्लावर वैली से हूँ, तुमने अभी यहाँ पे काफी कमाल की फाइट करी। लेकिन हम देखते हैं जेन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता। याव बोलती है तुम यहाँ पे मिस्टीरियस हेवन रियल्म से हो, ये तो बात पक्की है, लेकिन आखिर तुम्हारे सेट का नाम क्या है और तुमने मुझे यहाँ पे अपना नाम भी नहीं बताया जबकि मैंने तुम्हें अपना नाम बता दिया। जेन बोलता है आखिर मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं। बोलने के साथ ही जेन वहाँ जाने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे लुओ याव जेन को पीछा कर रही होती है।
तो या वहाँ पे जेन से लगातार क्वेश्चन पूछ रही होती है। वो बोलती है क्या तुम एक इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास कोई भी सेक्ट नहीं है, आखिर तुम यहाँ पे हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड में क्या करने के लिए आए हो, तुम यहाँ पे कुछ भी ढूंढ रहे हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे बहुत कुछ जानती हूँ। इन बोले तुम बहुत बड़ी सरदर्द हो, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। लुओ याओ बोलते तुम्हें क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है, मैं यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड रियलम की 9th लेवल पे हूँ, मैंने एक सीक्रेट ट्रेजर यूज करते हुए अपनी कल्टिवेशन को काफी सप्रेस करके रखा है, अगर तुम मुझे यहाँ पे हाथ लेना ट्राई करते हो तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी। फिर हम देखते हैं जेन सिस्टम से बोलता है क्या ये लड़की सच बोल रही है, सच में ऐसा कोई ट्रेजर हो सकता है जो कि हेवनली लॉर्ड बैटलफील्ड को बेवकूफ बना दे। सिस्टम बताता है ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है और इसका वो ट्रेजर इसके सर पे लगी हुई पर्पल हेयर पिन। जेन सोचता है ओरिजिनल स्पीड रियल के पीक पे होने के लिए इसकी एज काफी कम है, यहाँ पे बिल्कुल मेरे मास्टर के बरोबर पावरफुल है। थोड़ी देर सोचने के बाद जेन बोलता है मेरा नाम है वांग जेयुन और मैं स्टार सोल सेक्ट से हूँ, भी जानना था वो मैंने तुम्हें बता दिया, अब मुझे यहाँ परेशान करना बंद करो। तो यार बोलती है मैंने इस सेट के बारे में बिल्कुल नहीं सुना, फिर यहाँ पे ये एवरेज सेट कौन सा है, सही सी बताऊं तो तुम्हारे स्टार सोल सेट का नाम काफी कमाल का है। मैंने यहाँ पे शुरुआत में सोचा था कि मैं तुमको डराऊंगी, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रियलिटी में ओरिजिनल स्पीड रियलम की 9th लेवल की पावर नहीं है। जेन बोलता अगर तुम यहाँ झूठ नहीं बोल रही हो तो फटाफट से अपनी हेयर पिन को बाहर निकालो। लुओ याओ सोच रही होती है आखिर जेन को पता कैसे चला मेरा हेयर पिन ही मेरा ट्रेजर है, कि अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर नहीं निकलती, लगता है मैंने यहाँ पे जेन को काफी अंडरएस्टिमेट कर लिया। लुओ याओ बोलती है पहले मुझे तुम्हारे सेट के अंदर काफी इंटरेस्ट था, स्टार सोल सेट का नाम सुनकर मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही छोटा सा सेक्ट है, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को देखते मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट को ज्वाइन कर लो। स्टार एक्सट्रीम सेट के बारे में सुनते ही जेन काफी शौक रह गया होता है। लुओ याओ बोलते अगर तुम यहाँ पे स्टार एक्सट्रीम सेट के अंदर आ जाते हो मैं तुम्हें पक्का से कोड डिजाइन बनाने में हेल्प करूंगी, क्योंकि यहाँ पे लुओ याओ ने पहले से कैलकुलेशन कर ली थी। जेन के पास में यहाँ पे 4 एलिमेंटल स्पिरिचुअल रूट है, वहीं इसका स्पिरिचुअल से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके पास बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल्स भी है और इसकी स्वॉर्ड कल्टीवेशन कभी भी स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंच सकती है, यहाँ तक कि फ्यूचर के अंदर ये हिडन ड्रैगन लिस्ट के टॉप 3 में पहुंच सकता है। इस टैलेंट को हम यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ से नहीं जान दे सकते। तभी हम देखते हैं जेन वहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें कनेक्ट कर रहा होता है। जेन बोलता है क्या तुम लुओ चेंची को जानती हो, लुओ याओ काफी शौक रह गई होती है, बोलती है क्या तुम मेरी सिस्टर को जानते हो। हमें स्टार शॉट सेट का सीन दिखाया जाता है, चेंची वहाँ पे छींकती है, चेंची बोलती है लगता है यहाँ मेरे बारे में कोई बात कर रहा है। एकदम से रियलिटी पता चलने की वजह से लुओ याओ और जेन दोनों ही काफी शौक रह गए होते हैं। जेन बोलता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया, तुम मेरी मास्टर की बहन हो, इसका मतलब तुम भी यहाँ पे मेरी जूनियर मास्टर हुई। अब यार बोलते तुम मेरी सिस्टर के डिसाइपल हो, इसका मतलब स्टार सोल सेट को मेरी सिस्टर ने फाउंड किया है। जेयून ही नहीं बल्कि याओ भी काफी शौक होती है। 10 मिनट तक जेन वहाँ पे सारी चीज समझाता है। याओ बोलती है आखिर कोई मेरी सिस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल कैसे बन सकता है, वहीं तुम स्टार एक्सट्रीम सेट के कोर डिसाइपल 6th ग्रेट एल्डर भी हो। अब मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आखिर मैं तुमको जूनियर बोलूं या फिर ग्रेट एल्डर जेयून बोलूं। जेयून हंसते हुए बोलता चलो एक काम करते हैं, तो मैं जूनियर मास्टर बोलता हूँ और तुम मुझे एल्डर जेयून बोलो। अब याओ बोलती है मुझे यहाँ पे ये नहीं करना। उसके बाद हम देखते हैं जेन यहाँ पे याओ का गाल खींचने लगता है। याओ को इतना गुस्सा होता हुए देख के जेन काफी मजा आ रहा होता है। जेन सोचता है फर्स्ट मीटिंग के अंदर आखिर में अपने जूनियर मास्टर को क्या गिफ्ट दूं। यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन काफी ओल्ड फैशन हो चुके हैं, एनलाइटमेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन फिर भी वो ऐसा होगा कि मैं यहाँ पे इनको कैंडी दे रहा हूँ, मैं इनको यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन दे दूं या फिर 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब, या फिर मैं इनको यहाँ पे पर्पल थंडर मैड लाइन का ब्लड एसेंस भी दे सकता हूँ। इतने सारे ट्रेजर में कंफ्यूज होने के बाद जेन बोलता है ये मास्टर क्या आप एक बॉडी कल्टीवेटर है। अब यार काफी शौक हो गया, बोलती है हाँ मैं एक बॉडी कल्टीवेटर हूँ। तुम्हें कैसे पता चला। याओ का लग रहा होता है कि जेन के पास में कोई ऐसा तरीका है इसकी वजह से वो यहाँ पे याओ को सही से चेक कर पा रहा है। वो बोलती है सिस्टर के पास जाने पे मैं पक्का तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। तभी वो काफी शौक हो गई होती है क्योंकि जेन ने उसके सामने वहाँ पे पर्पल थंडर मैड लाइन का ब्लड एसेंस रख दिया होता है। जेन बोलता है ये उस बीस्ट का ब्लड एसेंस है जिसने 9 थंडर स्ट्राइक झील रखी है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे गाल खींचूंगा और उसके बदले में तुम्हें ड्रॉप दे दूंगा, ना मेरा प्लान चेंज हो रहा है, तुम मेरे ऊपर काफी गुस्सा कर रही हो। अभी हम देखते हैं याओ आगे बढ़ते हुए जेन का हाथ अपने गाल पे रख देती है। जेन वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, बस हंस रहा होता है। वो ब्लड ड्रॉप पाके याओ काफी खुश होती है। जेन बोलता है जूनियर मास्टर एक बॉडी कल्टीवेटर है, ऐसा पॉसिबल है कि वो एक आर्टिफैक्ट डिफाइनर भी हो, तो यहाँ पे जूनियर मास्टर का ध्यान रखना होगा वरना फ्यूचर के अंदर कोई मेरे ऊपर बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे गोल्ड एंड सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन गिराया जाता है। स्टार शाइनिंग स्टोन को देख के याओ काफी खुश हो रही होती है। जेन बोलता है जूनियर मास्टर क्या आप इसको जानती है। याओ बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, ये स्टार शाइनिंग स्टोन है। जेन बोलता है जूनियर मास्टर क्या आपको ये चाहिए। याओ अपने सही लाते हुए बोलती है हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं जेन हंसते हुए स्टार शाइनिंग स्टोन को वापस से रख देता है। वो बोलता है मैं इस स्टोन को आपको नहीं देने वाला। याओ आगे बढ़ते हुए जेन के छाती के बाद धीरे धीरे मारने लगती है। जेन को यहाँ पे नहीं पता होता कि भले ही वो बच्ची हो लेकिन वो एक बॉडी कल्टीवेटर है। ये पंचेस की वजह से कुछ ही देर के अंदर जेन के मुंह से खून आने लगता है। इतनी जल्दी जेन के मुंह से ब्लड देखने के बाद याओ बोलती है फिर तुम जैसा वीक बंदा मेरी सिस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल कैसे बन गया, आखिर तुम्हें स्टार एक्सट्रीम सेट ने ग्रेट एल्डर क्यों बनाया। जेन बोलता है ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिच हूँ,
मैंने डायरेक्ट डिसेबल बनने के लिए तुम्हारे सिस्टर को 5 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन दिए और वहीं मैंने स्टार एक्सट्रीम सेट को 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल दिए ताकि मैं वहां का ग्रेट एल्डर बन सकूं। साथ ही में मैंने उनको 9 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन का एनहेंस वर्जन दिया। सब सुन के याओ काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलती है तुमने यहाँ पे ये सारे टाइटल खरीदे हैं, ये तो काफी अजीब बात है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई दूर से बोलता है आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो, क्या तुमने कभी भी लाइफ के अंदर टॉप ग्रेड का स्पिरिचुअल क्रिस्टल देखा है? तुम यहाँ पे 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल के बारे में इतनी इजीली बात कर रहे हो। वो लेडी होती है वाई ह्यूमन जो कि 10,000 फ्लोर वैली की वैली मास्टर होती है। वाई ह्यूमन वहाँ पे जेन के सामने कॉन्टेक्ट करती है, तुम यहाँ पे मेरे सामने 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल लाते हो तो ये वैली मास्टर तुम्हें अपना मास्टर मान लेगी। याओ बोलती है मास्टर यहाँ पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फालतू में कोई फाइट करने की जरूरत नहीं। ह्यूमन बोलती है मैं यहाँ पे इसकी फालतू बातें सुन नहीं पाई। याओ तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बंदा तुम्हें कब से बेवकूफ बना रहा है। लुओ याओ बोलती है मास्टर ये मेरे स्टार एक्सट्रीम सेट का एक ग्रेट एल्डर है, प्लीज आप यहाँ पे इसकी और बेइज्जती मत कीजिए। वाई ह्यूमन बोलती है अगर ये ग्रेट एल्डर भी है तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे यहाँ पे इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं। वाई ह्यूमन के सब बोलने की वजह से जेन काफी सीरियस हो गया होता है। जेन बोलता है जूनियर मास्टर आपकी मास्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा फालतू बोल रही है, मैं यहाँ पे इतनी बेइज्जती नहीं सह सकता। इसी के साथ में जेन वहाँ पे वाई ह्यूमन के सामने 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भरी हुई रिंग फेंक देता है। जेन बोलता है मेरे डिसाइपल तुम यहाँ पे इस गिफ्ट को रख लो, मैं यहाँ पे तुम्हें 100 मिलियन टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल मेरा डिसाइपल बनने के लिए दे रहा हूँ। वाई ह्यूमन बोलते तुमने यहाँ पे खुदा के दे तो दिया, लेकिन चलो देखते तुम सच भी बोल रहे या नहीं। वहीं हम देखते हैं जेन को रिवॉर्ड के तौर पे 10 गोल्ड एंड सिल्कवर्म स्टार सनिंग स्टोन मिले होते हैं और वहीं पर्पल थंडर मैड लाइन के ब्लड एसेंस का 100 ड्रॉप मिला होता है और 5 स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट मिली होती है। जेन बोलता है इसका मतलब मुझे यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, ये तो काफी कमाल की बात है। सिस्टम के पास में इतने सारे स्पेशल फीचर है जो कि मुझे पता भी नहीं थे। वाई ह्यूमन जब उस रिंग को चेक करती है तो काफी शॉक रह गई होती है क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे अनगिनत टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल क्रिस्टल होते हैं। जेन बोलता है यहाँ बस ये मत सोचना कि मेरे पास स्पिरिचुअल क्रिस्टल है। उसके बाद जेन अपने पास से स्टार सनिंग स्टोन बाहर निकालता है, एसेंस के ड्रॉप्स बाहर निकालता है, लीव सोल रिटर्निंग हब बाहर निकालता है, स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट बाहर निकालता है और भी बहुत सारी चीजें बाहर निकालता है। ये देख के वाई ह्यूमन और याओ काफी शॉक रह गए होते हैं। जेन बोलता है अगर आप यहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंचने वाले हो तो आप इस स्टोन का यूज करते हुए बहुत इजी स्वॉर्ड हार्ट रियल में ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाओगे। उसके बाद हम देखते हैं जेन वहाँ पे उस स्टोन को यूज कर लेता है, उनकी बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। जेन वहाँ पे स्वॉर्ड हार्ट रियल में पहुंच गया होता है। ये सब देख के वाई ह्यूमन काफी शॉक रह गई होती है। वाई ह्यूमन बोलती है ठीक है आज से तुम मेरे मास्टर होते हो, ये सिर्फ उसी मेरे पर्सनल लेवल पे होगा, इससे तुम्हारा मेरे 10,000 फ्लावर वैली सेट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। अब यह काफी शौक हुई तो सोच रही होती है आखिर मेरी मास्टर इन में इन्वॉल्व कैसे हो गई। जेन मेरी मास्टर का मास्टर बन चुका है, इसका मतलब वो मेरा ग्रैंड मास्टर हुआ। उसके बाद वाई ह्यूमन वहाँ पे जेन को कॉन्टेक्ट दे देती है, उसको मास्टर के तौर पे ग्रीट करती है। के साथ में सिस्टम बताता है आपको यहाँ पे एक नई डिसेबल मिली है, 100 घोस्ट एन्चेंटमेंट ग्रास मिलती है, विदर्ड सोल ट्विग की 100 ब्रांचेस मिलती है, वहीं 100 फायर पॉइजन फ्रेग्रेंस फ्लावर मिलती है और सोल बर्निंग बैम्बू वाटर के 100 पोर्शन मिलते हैं। सिस्टम बोलता है क्योंकि आपके पास में यहाँ पे डिसाइपल आ चुकी है, आप जितना इसके ऊपर खर्च करोगे उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद आपकी डिसाइपल जितना खर्च करेगी उसके लिए भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जेन सोचता काफी कमाल की बात है, मेरे खर्च करने से मुझे फायदा होगा, यहाँ पे मेरे डिसाइपल के भी खर्च करने से मुझे ही फायदा होगा। सच में यहाँ पे सिस्टम के पास में काफी सारे हिडन फीचर्स है, मुझे यहाँ पे अपने अंडर में बहुत सारे डिसाइपल को रखना होगा तो मुझे यहाँ पे स्पेंडिंग पॉइंट कमाने में काफी फायदा होगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।